मैं सुबह को कुछ नहीं खाती और 10 साढ़े 10 बजे चाय के साथ एक स्वीट पोटैटो, फिर मेरा लंच अराउंड 1 एंड देन डिनर इज अराउंड 6:30 एंड दैट्स इट। 6:30 के बाद बंद मुंह। उसके बाद में मिलेट्स क्यों अच्छे हैं, मोटा अनाज क्यों अच्छा है गेहूं और चावल के मुकाबले में? क्योंकि मोटे अनाज में फाइबर और कैल्शियम ज्यादा होता है। रागी आपने नाम सुना होगा, उसमें 3 टाइम 1 गिलास दूध के मुकाबले में 3 टाइम ज्यादा कैल्शियम है। रहती हूँ तो मेरी एक निगाह पड़ी, उसमें लिखा था मिल्क इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ अभी। हो सकता है आप में इसके बाद आप में से कुछ लोग जाके गूगल पे सर्च करें और जानना चाहें किया था, लेकिन मिल्क जो मैंने सुबह शाम पी रही थी वो बंद किया। और आपको विश्वास नहीं आएगा, 1 महीने के अंदर ही मुझे लगा, मैं नी गार्ड पहनना भूल गई और मुझे लगा दर्द नहीं हुआ, आराम से कॉलेज गई, आराम से आ गई। और धीरे धीरे मैंने नोट किया कि मेरा वो पेन ठीक हो रहा है। हम सैटरडे को 2-2 घंटे की मैं वर्कशॉप करती हूँ अलग अलग बीमारी के ऊपर, और उसमें ईयर और टिनिटस भी हम कवर करते हैं। अभी जैसे मैं डायबिटीज पे, उन पे पूरा डिटेल में क्या खाना चाहिए, कौन सा आसन, वो सारा बताती हूँ। तो उसमें नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आपको भी नमस्ते जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका एक छोटा सा परिचय में। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते अनिल भैया। यस जी 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 जी, बहुत नमस्कार डॉक्टर अलका प्रकाश जी को। और भैया मेरा वो ठीक दिखाई दे, मतलब स्क्रीन दिख रहा है? जी जी जी, आपका दिख रहा है बिल्कुल। और आवाज भी ठीक आ रही है? आवाज ईश्वर की दया से बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, थैंक यू। नो, जस्ट चेकिंग। यस, थैंक्स अ लॉट। एक तो हम सभी जो है संवाद करना है, हम सबको सीखना भी है। बाद में कुछ अगर हमारी जिज्ञासाएं होंगी, कुछ प्रश्न होंगे, तो एक बार अपने वीडियोस जो हैं, जिन लोगों के बंद हैं, उनसे अनुरोध है, हम सदा कहते हैं कि अपने वीडियोस खोलें। जिन लोगों के वीडियोस बंद हैं, मंजू गुप्ता जी हैं, राजेंद्र पंत जी हैं, हिमांशु जी हैं, सिंधु गोस्वामी जी हैं, राजेश भारद्वाज जी हैं, अभी कुछ नए साधक भी दिखाई दे रहे हैं, माया जोशी जी दिखाई दे रही हैं। तो उन सबका भी स्वागत है जो नए साधक हैं। आज हमारे साथी श्री दीप पंत जी के सौजन्य से, जो बहुत ही प्रोमिनेंट डॉक्टर हमें आज के कार्यक्रम के लिए जिन्होंने समय दे रहे हैं, आप हैं डॉक्टर अलका प्रकाश। आप स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस, रिपब्लिक पॉलिटेक्निक सिंगापुर के लाइफ साइंस में आप एसोसिएट लेक्चरर हैं। और बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि ईश्वर ने बहुत प्रतिभा दी आपको। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बायोलॉजी से, जीवन विज्ञान से पीएचडी की है, और वो राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा और एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, स्वर्ण पदक विजेता हैं। 2 विषय उनके बड़े प्रमुख हैं। एक विषय जिसमें उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्सेज भी किए हैं, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन अप्लाइड साइकोलॉजी, और दूसरा है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। जो ये दूसरा विषय है, आज आप हमसे जो हमें विषय दिया गया है, आप उसी विषय में बात करने वाले हैं। आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ब्रेन साइंस, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी आदि विषयों को आप पढ़ाती हैं। आप पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से पढ़ा रही हैं, और आपने 3 पुस्तकें भी लिखी हैं। और अच्छी बात यह है कि वो जो उसमें से 3 में से 2 पुस्तकें हैं, तो विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक की तरह से, पाठ्य पुस्तक की तरह से, आप उसका महत्व समझ सकते हैं कि वो पुस्तकें बहुत ही उपयोगी पुस्तकें हैं। तो आप कॉर्पोरेट, परिवार और बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी, जो न्यूट्रिशन है और डिजीज मैनेजमेंट है, रोग प्रबंधन है, इस विषय पर कार्यशालाएं करती रहती हैं। आप एक प्रमाणिक योग चिकित्सक भी हैं। तो जैसे अब हम होलिस्टिक साइंस की बात कर रहे हैं, कल भी मैं कहीं पर था तो किसी को कोई बीमारी थी, फिशर की बीमारी थी, वो काफी दिनों बाद स्वस्थ होकर मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो ट्रीटमेंट जहाँ पर हुई है, वहां पर एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी तीनों को मिलाया जाता है। और पहले एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है, फिर कोई व्यक्ति कुछ ठीक होने लगता है तो फिर वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसके साथ जोड़ देते हैं। तो उसी तरह से आप, जैसे आप एक तरफ तो एमएससी में और
राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा नेशनल टैलेंट सर्च कंपटीशन में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं, और दूसरी तरफ आप योग में भी आप प्रमाणित चिकित्सक हैं। तो जिस हम होलिस्टिक साइंस की बात कर रहे हैं वो आपके माध्यम से हमको दिखाई भी दे रहा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी भी अगर जोड़ सकते हैं तो जोड़ें, और अन्यथा भी ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, हम अपने समूहों में इसकी जानकारी दें। बहुत अच्छी बात है कि इतने साधक जो है हमारे साथ जुड़े हैं। हम सब लोग अपना वीडियो खोलें और डॉक्टर साहब का जो व्याख्यान पूरा होगा उसके बाद हमारी कोई जिज्ञासाएं हैं तो उसको सुन सके। मैं डॉक्टर अलका प्रकाश जी का और विशेष रूप से हमारे जो साथी हैं दीपक जी, दोनों का विशेष आभारी हूँ कि ये कार्यक्रम का आयोजन हो सके। आदरणीय डॉक्टर अलका प्रकाश। थैंक यू, धन्यवाद अनिल भैया, और सबको बहुत बहुत नमस्ते। मैंने अभी 15 मिनट पहले ज्वाइन किया था, तो मैं आपका लास्ट पार्ट ऑफ योगा देख रही थी और इतना बढ़िया आप कराते हैं, हम भी कराते हैं, पर मुझे लग रहा था ये हमारे से भी अच्छा था। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी उसमें कि जो लास्ट में ना मेरे ख्याल से 5 मिनट उन्होंने जो एफर्मेशंस कराए कि अपने टो से लेके सिर तक कि मुझे ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, एंड आई थिंक दैट इज वेरी यूजफुल। मतलब बहुत ही अच्छा वो है। पॉजिटिव एफर्मेशंस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एवरीबॉडी नो, सबको पता है कि कितना उसका महत्व है। अच्छा, मेरी स्लाइड्स जो हैं, मैं अभी स्लाइड्स भी शेयर करूंगी, वो इंग्लिश में है, पर वैसे मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोलूंगी। आई थिंक दैट इज क्वाइट ओके। यस अनिल भैया? जी जी जी, ठीक। हाँ, तो स्लाइड आपको दिखेंगे वैसे इंग्लिश में, क्योंकि मेरे पास वो हिंदी टाइपराइटर नहीं है मेरा लैपटॉप में, और लेकिन मैं हिंदी में बोलूंगी। मिक्सर होगा, आजकल तो सभी समझते हैं, तो ऐसी कोई मेरे ख्याल से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक बात, जैसे भैया ने अभी बताया मेरे बारे में कि मेरे को अभी ऑलमोस्ट 35 साल से ज्यादा हो गए पढ़ाते हुए, और मेरी वो टीचर वाली आदतें निकल आती हैं। आप देखेंगे बीच बीच में, तो आप कोई बुरा मत मानेगा, आप सब मेरे प्रिय हैं, और कुछ मेरे से बड़े भी हो सकते हैं, पर मेरे जितने या मेरे से छोटे हैं, तो इसलिए वो है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पेपर पेन में से साथ में कोई रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बीच में पूछने से क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि कई बार फ्लो होता है और वो पॉइंट कवर हो जाता है। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा है, या अनलेस इट इज वेरी प्रेसिंग, बहुत एकदम से गलत कुछ लग रहा है, हाँ, तो आप अपनी शंका या क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है, और फिर हम बाद में जरूर डिस्कस करेंगे। तो वो बात थी। और दूसरी बात जो भैया ने बोली कि होलिस्टिक, आजकल जमाना ही होलिस्टिक का है। अगर कोई अपने को खाली एलोपैथिक से ठीक करने की सोचते हैं तो कुछ गड़बड़ है, हम सबको दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट दैट कि हम मैं कोई वो बोल रही हूँ एलोपैथी के मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, तो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट द थिंग इज कि ये बॉडी में सारी विधाएं काम करती हैं, हमें ना सारी चीजें ठीक से समझनी है। और इसीलिए मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने करीब 15-16 साल पहले योगा का कोर्स किया, योगा इंस्ट्रक्टर, योगा थेरेपी। वैसे भी जो सब्जेक्ट्स में एक सेकंड लूंगा मैं, आपका सभी लोगों से ये अनुरोध है कि सुनते हुए आप कपालभाति या अनुलोम विलोम करते रहें, केवल बैठे ना खाली। ये आपका प्राणायाम का समय है, और जिस समय आपने प्रश्न पूछना होगा उस समय आप इसको छोड़ सकते हैं, अन्यथा सभी लोग, सबके वीडियोस भी दिखाई दे रहे हैं, जिनके नहीं है वो भी खोल लें, लेकिन वो करते रहे प्राणायाम। ओके, सो ये तो होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखना इसलिए बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हम सबको जागरूक होना है अपनी हेल्थ के प्रति। हम खाली डॉक्टर पे नहीं छोड़ दें, चाहे भले ही वो होम्योपैथिक डॉक्टर है या एलोपैथिक डॉक्टर है, हम सबको जागरूक होना है। और आप सबको देख के जिस तरह से आप योगा प्राणायाम कर रहे हैं, आई थिंक जो बातें मैं करने वाली हूँ शायद वो आप सब जानते होंगे। सो टेक इट एज ए रिविजन, डोंट फील बैड कि तो सारा कुछ मुझे पहले से ही पता था, कोई बात नहीं, कभी कभी क्लास में रिविजन भी होता है ना, इसलिए आप इसको टाइम वेस्ट ना मान के थोड़ा माने कि शायद कुछ नया पॉइंट मिल जाए। अब मैं अपनी स्लाइड्स शेयर करती हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। अब आप लोग सोचिए, आई थिंक आप सब तो बड़े स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली में या आसपास कुछ लोग हों जिनको कुछ समस्या हो हेल्थ संबंधित, तो आप वो सब सोचिए। और मैं अभी एक लिस्ट बनाने वाली हूँ, आप बताइए कि क्या क्या कॉमन समस्याएं हमारे साथ होती हैं।
और आपका प्राणायाम अगर 5-10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, जॉनिल भैया ने बोला, तो उसके बाद में आप जो हम बात करें उसको सुनने के लिए फोकस करिएगा, ताकि वो आपको समझ में आए और आप उसमें कोई बात उठे तो आप फिर मेरे से कर सके। हाँ, तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओम सुरेश बाबू जी म्यूट कर दीजिए आप, सुरेश जी। जी भैया आपको दिख रहा है? अशोक भैया स्क्रीन दिख रहा है? जी दिख रहा है। अच्छा जी। तो हम आज ये टॉपिक जो लिया है न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी लिविंग, और मैं अभी आपसे, आप मुझे बताइए एक एक करके, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और बताइए कि आपके आसपास आपने क्या बीमारियां देखी हैं, कोई भी कंडीशन प्लीज बताइए। आप बोल सकते हैं एक एक करके। हार्ट डिजीजेस, ओके, हार्ट डिसीज, फाइन, वेरी गुड। डिप्रेशन, दैट्स इट फ्रॉम यस। हाँ जी। डायबिटीज, हाँ जी, वो मैंने लिख दिया। हाँ, और बताइए। यस। बीपी, शुगर, ओके, वेरी गुड। हाई बीपी, शुगर, डायबिटीज, हाँ जी। आर्थराइटिस, यस, which can be a problem. Wait. मसल पेन, हाँ जी, मसल पेन, ओके। ये पैनक्रियास, इनएक्टिवनेस ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास का क्या बोल रहे हैं भैया? पैनक्रियास, डायबिटीज हो जाना पैनक्रियास का, पैनक्रियाटिक कैंसर, नो। इनएक्टिव हो जाना अच्छा, पैनक्रियास, पैनक्रियास इनएक्टिव। कोई डायबिटीज से जुड़ी थी। हाँ जी, इनएक्टिवनेस ऑफ द पैनक्रियास। बर्पिंग में ग्लैंड, ओके, बर्पिंग, enlarged prostate gland, very good. Enlarged, enlarged prostate gland, prostate, थायराइड, हाँ जी। टिनिटस मैम, टिनिटस की प्रॉब्लम, टिनिटस, यस, टिनिटस की भी काफी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, और बताइए। एनी अदर थिंग? किसी को जॉइंट पेन नहीं होते, नी पेन वगैरह? joint pain, ज्वाइन पेन, joint pain, जॉइंट पेन काफी कॉमन समस्या है जी। हाँ जी। ये सुनाई नहीं दिया। आई कुड नॉट हियर। आप बताएंगे दोबारा? स्लिप डिस्क मैम, स्लिप डिस्क, ओके, यस, जी, मैम। यस, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल मैम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, सर्वाइकल, यस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जी मैम। ड्राई आइज, या ड्राई आइज इज अनदर प्रॉब्लम, वेरी गुड। हाँ जी, थायराइड, हाँ जी, थायराइड प्रॉब्लम, ओके, गॉट इट। कनिका जी ने लिखा है पार्किंसन, Yes, Parkinson's, yeah, that is also becoming common nowadays. शोल्डर, Frozen shoulder, yes. एड़ियों में दर्द, एड़ियों में, हाँ, okay, frozen shoulder, pain in the heel. Okay, बस एक लास्ट में एक लोग बोल दीजिए, then I think list is already quite big. One more thing, anybody has? रेटिना में एक्स्ट्रा नस, ब्लड की नसें बनना, अच्छा, रेटिना में AMD हुआ है क्या? आई कैटरेक्ट, अच्छा, आई कैटरेक्ट, okay. अस्थमा, अस्थमा, ओके, चलिए ठीक है। आई थिंक काफी अच्छी लंबी लिस्ट हो गई है, 15-20 के करीब हो गए हैं यहाँ पे नाम। अब आप इनको देखिए, ये सारे जो है ना अलग अलग बॉडी के हिस्सों में ये हो रहे हैं। म्यूट कर दीजिएगा सब तो लोग, हाँ जी, बाकी लोग म्यूट कर दें प्लीज। हाँ, मैडम और थायराइड है मेरे को भी। थायराइड प्रॉब्लम मैम लिख लिया हमने, है ना? हाँ दीदी, हमने लिख और ये हाँ, सर्वाइकल सर्वाइकल भी लिख दिया। अभी बस प्रॉब्लम बोलना बंद कर दीजिए, बाद में ना क्वेश्चन में देख लेंगे। अभी मेरा खाली इनको लेने का आइडिया ये था कि आप लोगों ने ये अलग अलग जो नाम बताए हैं ना, ये हमारे आसपास, आप लोग तो इतने अच्छे योगी हैं, आप शायद आपको ना हो,
लेकिन हमारे घरों में या आसपास होती हैं और ये सारी कॉमन चीजें हैं, और लिस्ट अगर बनाए तो और भी बहुत सारी लिखी जा सकती हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आपको ताज्जुब होगा कि ये सारी कंडीशंस में फर्क पड़ेगा जो आज हम बात करने वाले हैं खाने पीने की। तो मैंने जो लिस्ट लिखी थी वो ये लिखी थी कि आप लोगों ने अपने आसपास ये चीजें देखी होंगी जो आपने अभी बताई, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, नी पेन, डिमेंशिया जिसमें याद कम हो जाती है, अल्जाइमर आजकल बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप आसपास लोगों में आपने ओवरवेट, ओबेसिटी की प्रॉब्लम देखी होगी, आईज पफी हो जाती हैं, पानी वाटर रिटेंशन हो जाता है पैरों में, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों का पेट बढ़ा हुआ होता है ना, जैसे एक्स्ट्रा फैट इन द एब्डोमिनल एरिया, ड्राई आईज अभी आपने बताया, किसी आंखें बड़ी लाल होती हैं, एंड ऑयली स्किन। तो ये सारी सिचुएशंस, ये सारी चीजें हम आसपास देखते हैं और हमें भी कभी ना कभी इनमें से कुछ हो जाता है या हो गया है, हो चुका है वो है। तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो इन सब चीजों पे लागू होगी। हम आज किसी स्पेसिफिक बीमारी की बात नहीं करेंगे। मैं जो है बिकॉज ऑफ माई टीचिंग अबाउट बॉडीज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड मेडिकल कंडीशंस, तो हम इनमें से अलग अलग बीमारी के ऊपर पूरी वर्कशॉप करते हैं और पूरा उनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करते हैं, और उसके बाद मैं कंसल्टिंग भी करती हूँ। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है ना, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, तो हम खाली जनरल डिस्कशन, हाउ फूड कैन हेल्प, खाने पीने से कुछ चेंज क्या करें। तो ये मैंने 2 सेइंग्स गूगल से लिए। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। आप सबने सुना होगा निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। वो पूरा वो पूरी पोएम सी है, पर उसमें पहली लाइन ये है, और वही हम बोल रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ। आज आप लोग जो टाइम लगा रहे हैं वो अच्छी समझ, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी में क्या है या क्या चीज हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, दैट्स अच्छी समझ। एंड बोथ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वास्थ्य है सबसे महत्वपूर्ण, इसके बिना है जीवन अपूर्ण। सो टुडे आज मैं ये बातें करूंगी, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य क्या है, न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा, और मेन कॉजेज, मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है बीमारी के हमारी बॉडी में, एंड व्हाट करेक्शंस डू वी नीड। अलग अलग तरह से करेक्शन हम करते हैं, एंड आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये मेरे को अभी लेटेस्ट इंटरनेट पे यही रिपोर्ट मिली इंडिया के बारे में। 2013 से 17 के बीच में इन्होंने पाया कि इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अराउंड 69 इयर्स है, और जबकि ग्लोबल पूरे वर्ल्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रफली 73। तो रफली 3 साल और 4 साल, 3.5 साल कम है इंडिया की एक्सपेक्टेंसी। तो उसके अपने कारण है ना। तो ये रफली है। हालांकि अभी मेरे ख्याल से जो अगर करंट डाटा आएगा तो शायद ये 69 से बढ़ के ज्यादा हो गई होगी। धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग की बढ़ रही है। सिंगापुर में एट द मोमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 82 इयर्स। 2020 के सर्वे में 80 इयर्स, 80 साल है। तो अब हमें क्या सोचना है, हम जो बात कर रहे हैं कि हम लोग, आप जो ग्रुप में हैं, योगा करते हैं, तो और इंडिया में वैसे हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं मोस्टली वेजिटेरियन हैं, और आप सब जैसे योगा करते हैं, फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं और हमें फिर ये चीजें क्यों होती हैं, हाई बीपी, ओवरवेट, अभी आप में से कोई बोल भी रहे थे दोबारा से ना, थायराइड प्रॉब्लम, सर्वाइकल, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, पालथी मार के बैठने में दिक्कत होती है या 5-10 मिनट के बाद दिक्कत हो जाती है, काम करने को मन नहीं करता, एनर्जी कम फीलिंग होती है, और फिर सारा दिन कुछ भी खा लो, चाहे हल्का खाओ भारी खाओ, वो गैस बनती रहती है और पेट भरा भरा सा लगता रहता है, बिना खाए डकार आती है, और पाइल्स की प्रॉब्लम भी होती है। तो इस सोचने की बात ये है, वी हैव टू थिंक कि भाई हम जब योगा भी कर रहे हैं और वेजिटेरियन हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल हु आर आउटसाइड द रूम, नॉट आपके लिए, तो ये सब इश्यूज फिर हमारे साथ क्यों होते हैं, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं क्यों होते हैं। अभी आगे समझने से पहले हम 2 वर्ड पे यहाँ ध्यान दे रहे हैं। एक होता है लाइफ स्पैन, जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई, इंडिया में 2015 के आसपास जो सर्वे में 69 इयर्स थी, वो लाइफ स्पैन बोलते हैं।
है ना, पहले बहुत कम होती थी, अब धीरे धीरे लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। पर करंटली द वर्ड वी यूज इज हेल्थ स्पैन, लाइफ स्पैन वर्सेस हेल्थ स्पैन, क्योंकि लाइफ तो लंबी हो गई पर क्या उसमें हम हेल्दी भी रह रहे हैं? तो आप देखेंगे कि लाइफ स्पैन लंबी हो रही है लेकिन हेल्थ स्पैन हमारा उतना ही है या कम होता जा रहा है। और एज रिलेटेड जो हमारी उम्र, रफली अगर आप इस लाइन को देखें, ग्राफ को, 1/3 हिस्सा हमारा एज रिलेटेड डिसीजेस में जा रहा है। आप सभी भी आसपास अगर देखेंगे 40 के बाद, पहले 50 के बाद होता था डायबिटीज, हाई बीपी, ये प्रॉब्लम, स्ट्रोक की, अभी वो धीरे धीरे और आगे आती जा रही है ना। तो हमारा क्या हो रहा है, हेल्थ स्पैन श्रिंक हो रहा है और ये वाला फेज बढ़ता जा रहा है। पर क्या हम ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं कि लंबी तो हो लेकिन उसमें 20-30 साल तक हम परेशान रहें? हैं? आइडियली हम क्या चाहेंगे, ऑप्टिमली हम चाहेंगे कि हमारा हेल्दी लाइफ स्पैन, हेल्थ स्पैन बढ़े, हमारा लाइफ स्पैन बढ़े। अच्छी बात है, हम 80 साल तक, 90 साल तक जिए, लेकिन हमारा हेल्थ स्पैन बढ़े और जो एज रिलेटेड है वो डिसीजेस वो बिल्कुल आखिर में हो तो चलेगा। कि जब बॉडी बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, डीजेनरेशन स्टार्ट हो गया है, तो लास्ट के 2-4 साल तक तो ठीक है, पर ये नहीं होना कि लास्ट के 20 साल 30 साल हम सफर करें। सो वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव। बिकॉज हम सबको याद रखना है कि डिसीज नॉट ओनली रिड्यूसेस लाइफ स्पैन बट ऑल्सो क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप में से किसी को भी अगर इनमें से जो आपने बताई मेरे को कंडीशंस अगर हैं, कहीं पे पेन होता है या कोई और बीमारी है, डायबिटीज है या हाई बीपी वगैरह है या ओबेसिटी है, तो आप देखिए कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये मत सोचो कि हम कुछ हो ना जाए, पर उससे पहले तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में ही फर्क पड़ जाता है। हम वो चीजें एंजॉय नहीं कर पाते, उतनी आराम से हम एक्टिविटीज नहीं कर पाते जो हम पहले कर पाते थे। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर डिसीजेस सो दैट दे डोंट हैपन, ना हो। सो लेट अस लुक एट अच्छा स्वास्थ्य क्या है। सो अगर आप देखें, अच्छे स्वास्थ्य में हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, ये होना, दोनों चीजें होती है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। इसीलिए मैंने बोला जो आपने 5 मिनट लास्ट में एफर्मेशंस कराए थे लेट के टीचर ने, योगा टीचर ने, दैट वाज सो गुड बिकॉज वी नीड टू गिव पॉजिटिव एफर्मेशंस टू आवर माइंड एंड टू आवर बॉडी। एंड अनदर थिंग इज कि गुड हेल्थ, कई बार हम देखते हैं कि भाई मैं तो बीमार नहीं हूं तो समझ लो गुड हेल्थ। नो, that is not, good health is not the absence of disease, rather it is the presence of feelings of wellness। हमें कितना अच्छा महसूस होता है, नो, हम कितना अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं, then it is really good health। तो यहाँ पे आप देखिए, many things contribute to a healthy body and mind। ये सारी चीजें मिला के हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी एंड माइंड हेल्दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बार बार बीमार नहीं पड़ रहे हैं, मतलब, और या मोटी भाषा में कहें कि बीमार नहीं है, सपोज आपको कोई हाई बीपी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट पेन अगर नहीं है तो कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी। अच्छा, अगर आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, चाहे आप योगा करें, चाहे आप जिम जाते हैं, चाहे आप एरोबिक्स करें, वॉक पे जाएं, सो बिकॉज दे हेल्प इन हेल्दी बॉडी। जो तीसरी चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन। प्राणायाम, मेडिटेशन जो अभी आप कर रहे थे, प्राणायाम और मेडिटेशन भी शायद आपके टीचर कराते होंगे, तो ये जरूरी है हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन के लिए। एंड ऑफ कोर्स लव एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। एक one of the big factors which is causing us problems today is lack of love and support from family। आप देखें कि अभी धीरे बाद में एक कॉज में मैंने वहां लिखा है सोशल मीडिया, तो उसमें आजकल हम लोग को ना इतना और चीजों में हमारा ध्यान बट जाता है कि हम ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान अपनी फैमिली पे, उनके साथ इंटरेक्शन वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं विच आर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी बॉडी एंड माइंड, ये आज हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है जो मैंने लाल रंग में लिखा है, हेल्दी फूड। तो वी विल सी दैट वो क्या है, एंड समथिंग अबाउट सनलाइट एंड विटामिन डी। फाइन, सो हेल्दी बॉडी एंड माइंड विल गिव यू हैप्पी लाइफ।
आप बताइए, अब आप सोचिए अपने अपने बारे में, जब आप कुछ बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, और जाके डॉक्टर आपके सिम्टम्स, डॉक्टर तो ज्यादा नहीं पूछता, आप ही बताते हो कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं होता, आप अपनी सिम्टम बताते हो, और डॉक्टर जो है ना बात आपके सुनते सुनते ही वो आपके मुंह में थर्मोमीटर लगा देते हैं, फिर वो आपका बीपी ले लेते हैं, या आजकल तो टाइम बचाने के लिए बीपी बाहर नर्स पहले ले लेती है, और फिर आपको वो लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं। जनरली एक रूटीन सा बन गया है, भले ही एक सिंपल पेट में दर्द हो पर डॉक्टर एकदम से लैब टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अच्छा, फिर वो एक दिन के बाद टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है और फिर डॉक्टर आपको बताता है उस रिपोर्ट में क्या है और आपके लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अगर वो लैब टेस्ट के लिए नहीं भी भेजे तो हाथ की हाथ आप बोलते जाते हैं, एक सिम्टम सिर दर्द है, अच्छा भाई पैनाडोल, अच्छा यहाँ पे ये भी मसल्स थोड़े टाइट है, सर्वाइकल है, अच्छा मसल रिलैक्सेंट, वो लिखते जाते हैं और हम घर बड़े खुश होके आ जाते हैं, हाँ बड़ा अच्छा डॉक्टर था, क्योंकि उसने बड़ी अच्छी महंगी 3-4-5 दवाइयां लिख दी हैं, केमिस्ट से खरीद के लाते हैं, कई बार डॉक्टर भी दे देता है। और अगर आपकी समस्या फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर आपको एक स्पेशलिस्ट को रेफर करता है ना। लेकिन जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर्स जनरली आपसे बात नहीं करते हैं कि आप क्या खाते हो, आपका नॉर्मल क्या आपकी डाइटरी प्रेफरेंसेस हैं, आपका खाने का क्या तरीका है, क्या, वो जनरली डॉक्टर्स बात नहीं करते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कि जब हम डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब परहेज क्या, कुछ चीज है परहेज करने की, गला खराब है उसके बाद भी, तो उसके बाद भी बोलते नहीं दवाई मैंने सब दे दिया, आप आराम से सब कुछ खा सकते हैं। एलोपैथिक वाले तो बिल्कुल आराम से बोलते हैं आप सब कुछ खा सकते हैं। सो दैट इज द टाइप ऑफ एटीट्यूड दे हैव। ऑफ कोर्स अगर आप आयुर्वेदा होम्योपैथिक में जाते हैं तो वो थोड़ा बताते हैं डाइट के बारे में। तो ये सिनेरियो हमारा हो जाता है कि डायग्नोसिस बाय स्पेशलिस्ट, और फिर हमें अलग अलग, जैसे अगर पेट में कुछ है तो वो आपको एंट्रो के पास भेज देंगे, वेयर इज एंट्रो, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। तो अलग अलग कंडीशन हो, अगर हार्ट का है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो कोई हार्मोन संबंधित है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। तो ये है। और जैसे आपने कहानी सबने पढ़ी होगी कि एक हाथी था और ब्लाइंड फोल्ड करके लोगों को, तो वो अपने हिसाब से हाथी को डिस्क्राइब कर रहे थे जो भी उनके हाथ में पार्ट था, एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो खाली हार्ट पे फोकस करेंगे और उसके हिसाब से करेंगे, और साइकेट्रिस्ट खाली साइकेट्रिस्ट की बात करेगा, पेन वाले रिमेटोलॉजिस्ट। जबकि हमारी बॉडी तो एक होल है, अभी भैया ने शुरू में बताया होलिस्टिक अप्रोच टू द बॉडी, तो ये तो एक सारा कॉम्पोजिट काम कर रहा है और ये लोग सब अपनी अपनी अलग अलग ब्रांच के संबंधित बता रहे हैं। तो हमारी जो मेनली बीमारियों के कारण है, मेन 3 कारण, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड फ्री रेडिकल डैमेज। लेकिन वो बड़ा हम अलग तरीके से एक सेपरेट पार्ट में बताते हैं। तो हमारी लड़ाई जो होती है ना, वो फिर हो रही है सिकनेस वर्सेस हेल्थ। हमारे को फिर वो हम बस दवाइयां खा रहे हैं। अभी कार्डियोलॉजिस्ट से लेके आए अपॉइंटमेंट, फिर वो कहते हैं अच्छा जी आपकी नर्व्स वीक है, अब आप न्यूरो से मिल लो। न्यूरो के पास जाते हो, कहते हैं नहीं आपका पेट, क्योंकि आपकी दवाइयां खा के पेट खराब हो गया, कहते हैं अब आप गैस्ट्रो के पास चले जाओ। तो हमारी एक वो यहाँ से वहां चक्कर काटने की सिकनेस वर्सेस हेल्थ की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि if we really are interested in having health and vitality, then we have to give utmost attention to the food we consume. Right food will give us health, while the wrong choices will make us sick. सारा का सारा दारो मदार, जब मैं कहीं हम डिसीज की बात करते हैं स्पेसिफिक, तो वहां मैं क्लियरली बताती हूँ 80% प्रॉब्लम लाइज विद द फूड। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। और आखिर में अभी धीरे धीरे लास्ट 20-30 इयर्स की रिसर्च में इट इज नाउ कमिंग प्रूवन दैट इट इज द फूड विच इज द मेन कल्प्रिट। अगर हम इस पार्ट को सही कर लें तो हमें ये अलग अलग डॉक्टरों के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सब ने 3 चीजें हमने ट्राई करी है। जब हमें हम सबको इन 3 चीजों से मुक्ति चाहिए, बीमारियों से, डी से, डॉक्टर से हम नहीं जाना चाहते हैं, एंड ड्रग से। तो इन सबको हम ये सब करते भी रहते हैं, है ना, और उसके बावजूद भी हम बीमार रहते हैं। एक तरह से ना डॉक्टर्स भी कह देते हैं भाई बीपी हो गया ये तो सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, डायबिटीज हो गई ये तो खानी पड़ेगी। एक हम भी उसमें गिव अप कर देते कि हाँ भाई ये तो जिंदगी भर का। पर आप देखेंगे कि
अगर हम अपने खान पान पे ध्यान दें, न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, तो ऑलमोस्ट सारी डिसीजेस, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑलमोस्ट सारी डिसीजेस रिवर्स किए जा सकती है। हमारे ग्रुप में जो हम अपना करते हैं उसमें कम अराउंड 10 लोगों ने डायबिटीज रिवर्स कर दिए, जिन्होंने दवाइयां छोड़ दी है। बीपी बहुत लोगों ने, नी पेन बहुत लोगों ने। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड वी डिड दैट विद द हेल्प ऑफ राइट न्यूट्रिशन and of course some simple exercises, yoga and pranayam and meditation. तो अब देखते हैं ये न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन, ये क्या बात हो रही है। तो न्यूट्रिशन जो है, इसका मतलब है कि हमारे शरीर को जो खाना अच्छी हेल्थ और ग्रोथ के लिए चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। और फिर एक वर्ड आता है मैल न्यूट्रिशन, कि भाई कुछ कमी रह गई, खाने में कुछ कमी रह गई, फूड में कुछ चीजों की कमी है। तो जब पहले थे, जब 40 साल पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो हमारे प्रोफेसर ने टर्म यूज किया था अंडर न्यूट्रिशन, क्योंकि जनरली ना लोगों वर्ल्ड में लोगों को अंडर न्यूट्रिशन होता है, जहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, कुछ चीजों की कमी होती है, लैक। लेकिन अभी पिछले 30 सालों में एक नई टर्म उन्होंने कॉइन की है, कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन, जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस हो रही है। जैसे आज के दिन आप जो खाते हैं उसमें एक्सेस ऑफ प्रोटीन हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। एक्सेस ऑफ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो आप खाते हैं, एक्सेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल हो रहा है, जिसकी वजह से आप बीमार हैं। तो एक्सेस है। तो आज के दिन हम ज्यादा सफर कर रहे हैं ओवर न्यूट्रिशन से रादर देन अंडर न्यूट्रिशन। So our problem is now very different. And overnutrition कैसे हो रहा है, उसका कुछ कारण यहाँ पे है, जिस सम पिक्चर मैं यहाँ पे रखी है, कि हम जो आजकल, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, अधिकतर घरों में लेडीज भी काम कर रही हैं, तो और या काम ना भी करें, मैं जब दिल्ली जाती हूँ तो देखती हूँ इवन जो लोग काम नहीं भी कर रहे हैं, इवन वो भी रेडीमेड खाना केटर करते हैं, खाना बाजार से मंगाते हैं, फास्ट फूड, तो काफी आजकल प्रचलन हो गया है इनका घरों में। और उसकी वजह से पिछले 40 साल में हमारी कैलोरी इनटेक 25% बढ़ गई है। पहले हम अब से 40 साल पहले डाटा में 1980 में 2000 कैलोरीज पर अडल्ट पर्सन लेते थे, आज के दिन वो 2500 हो गई है। और उसके बावजूद हम सब लोग फील करते हैं कि एनर्जी नहीं है, सुबह को उठने को मन नहीं करता, काम करने को मन नहीं करता है। तो उसके बावजूद ये प्रॉब्लम है। और जबकि हम लोग इतने सारे सप्लीमेंट्स भी खाते हैं, है ना, कुछ लोग प्रोटीन पाउडर खा रहे होंगे, कुछ विटामिन ले रहे हैं, कुछ कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स खा रहे हैं, उसके बावजूद हम बीमार हैं। मैम क्या डाइट के बारे में बताएं? हाँ, डाइट के बारे में आ रहा है अभी, बस अब डाइट का ही शुरू हो रहा है। रेखा जी वही बता रहे हैं, अभी डाइट के ऊपर ही आ गए हैं बस, है ना। हाँ, तो जंक फूड स्वास्थ्य के लिए, डोंट यूज द थिंग जंक, बिकॉज मेरे को और कोई पिक्चर नहीं मिली थी। मतलब हम इस तरह का खाना, आप लोगों में से, हम लोगों में से कभी कभी इस तरह का खाना हम खा देते हैं, तो कैसे नुकसानदायक है। तो बिफोर आई कम टू द डाइट एग्जैक्टली, तो अब हम बात करेंगे कि किस किस तरह का खाना वो हमारी बॉडी में क्या डिसीज करता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसीजेस, है ना। सीधा सजेशन की जगह पे पहले मैं आपको ही बताऊंगी इस खाने से ये प्रॉब्लम है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या खाना है ना। तो वो बात कर रहे हैं। तो हमारी जो आज की प्रेजेंट डाइट है, खाने का तरीका है, तो उसमें अब आप लोग ना सब अपने मन में सोचिए ये आपको अप्लाई होता है नहीं होता है, और नहीं होता है तो बड़े खुश होइए, और अगर आपको लगता है इसमें से कुछ हम गलती, कुछ मतलब हम चेंज कर सकते हैं, तो वो आप सोचिए, ठीक है। आप अपने मन में सब सोचिए। हम लोग का जो आजकल का खाना है, क्योंकि हम काफी खाना हम खुद भी बनाते हैं, तो भी वो लॉट्स ऑफ ऑयल हम कई बार यूज करते हैं, या फिर अगर मेड्स बना रही हैं तो वो तो करती हैं थोक में। खाने में काफी रिफाइंड फ्लावर, मैदा वगैरह और शुगर यूज करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं, काफी लोग मीट वगैरह खाने लगे हैं। पहले इंडिया में इतना नहीं खाते थे, पर अभी धीरे धीरे प्रचलन हो रहा है। और एग्स और दूध तो बिल्कुल कॉमन है, वो तो एक स्टेपल डाइट है, एग्स और दूध। तो इन सब खानों की वजह से
food loaded with oil and flour and sugar and meat etc., we get a whole lot of crap. इंग्लिश में वर्ड है, जैसे बोलते हैं ना क्रैप, ये रबिश है, उसको बोलते हैं क्रैप, बेकार बात है, आप क्रैप. एंड क्रैप का फुल फॉर्म है कैलोरी रिच प्रोसेस्ड फूड. सो हम अगर आप अपने आप को अब सोचिए कि आप क्या आपका भी कुछ उसमें गिल्टी पार्ट है, कैलोरी रिच प्रोसेस्ड फूड. तो सबसे बड़े जो कल्प्रिट है हमारे खाने में, अभी आप जो पूछ रहे थे डाइट के बारे में बताइए, तो हमारे जो प्रेजेंट खाने में जो सबसे बड़े कल्प्रिट है वो ये हैं. शुगर हम जो खाते हैं, शुगर कैन बी इन एनी फॉर्म. आप चाहे व्हाइट शुगर नहीं ले रहे हैं, ब्राउन शुगर ले रहे हैं, मिठाइयों में होती है, फ्रूट्स में होती है, एक्सेस फ्रूट्स खाते हैं, तो दैट इज व्हाट इज शुगर. वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पनीर एंड मिठाई, मेरा यहाँ का आई कहाँ गायब हो गया, मिठाई, और रिफाइंड फ्लावर लाइक मैदा. चाहे हम घर में मैदे का उतना नहीं बनाए, कभी कभी हम खुद भी बना लेते हैं नमक पारे वगैरह मैदे की चीजें, और लेकिन बाजार से तो हम लेके आते ही रहते हैं ना सारे स्नैक्स, और उनमें मैदा थोक में होता है. तो ये मेजर कल्प्रिट्स हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे एक स्टडी शेयर करती हूँ शुगर के बारे में. स्टैनफोर्ड में 2014 में उन्होंने एक स्टडी की थी. 2 ग्रुप लोगों के लिए थे, और एक ग्रुप को उन्होंने नॉर्मल खाना दिया और एक ग्रुप को उन्होंने खाली कप केक्स और कोक. 6 महीने के लिए उनको खाली कप केक्स, आप मान लीजिए केक, मान लीजिए उसको केक जैसा होता है, और कोक. तो आपको सबको पता ही होगा इनमें कितनी शुगर होती है. तो दैट वाज द आइडिया ऑफ दिस स्टडी कि ये लोग को ये खाना है, ओनली कप केक एंड केक, और कोक, और दूसरे वाले को नॉर्मल खाना. 6 महीने के बाद उन्होंने उनका जब ब्रेन स्कैन किया, पेट स्कैन, तो उन्होंने पाया दिस इज द नॉर्मल ब्रेन. ये जो हिस्से है ना, ये हमारे मेमोरी से और प्रोसेसिंग जो होती है, हमारी थिंकिंग पावर, उससे रिलेटेड है. कोकेन यूजर, जो कोकेन ड्रग है, वो उनका ब्रेन का ऐसा दिखता है पेट स्कैन, और ये शुगर यूजर का है. मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देखिए जो शुगर यूज जो करते हैं, हम लोग खाते हैं, उसका पेट स्कैन और कोकेन यूजर का काफी सिमिलर है, एंड इट हैज बिकम डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ब्रेन. नॉर्मल ब्रेन में रेड कलर डोपामिन होता है, जो आपको नॉर्मल प्लेजर और इंटरेस्ट, जिसमें लगता है काम करना है, काम करने की इच्छा होती है सुबह उठ के दिन में, है ना. और वो यहाँ पे रेड वाला हिस्सा तो है ही नहीं. और आपने देखा होगा ड्रग वाले जो लोग होते हैं वो भी काम नहीं करते, बंद पड़े रहते हैं कमरे में, और वही शुगर यूजर में. सो एक्सेस शुगर कंजम्पशन, जो लोग ज्यादा शुगर खाते हैं उनको रेस्टलेसनेस, नॉट एबल टू फोकस, मेमोरी लॉस, और उसके अलावा वो मोटापा और डायबिटीज वगैरह तो होती है. तो ये दिस वाज वेरी पावरफुल स्टडी कि भैया हमें सबको चेक करना है कि हम रोज कितना शुगर खा रहे हैं. आप चम्मच से चाहे ना भी खा रहे हो, पर वो खाने में कितना जा रहा है, जो भी हम अलग अलग तरह का खा रहे हैं. This was another study done by a British doctor, जिन्होंने खुद अपने ऊपर 1 महीने तक उन्होंने जंक फूड खाया, चिप्स एंड बर्गर्स एंड कोक, और उन्होंने अपना EEG लिया 1 महीना पहले और 1 महीना बाद में, और उन्होंने पाया कि उनके ब्रेन के अंदर चेंजेस हो गए. आप सोचिए 1 महीने के अंदर उनका EEG पैटर्न चेंज हो गया था. तो अभी हम लोग भी ये सब कर रहे हैं, और फिर हम उसके बाद में कंप्लेन करते हैं कि भैया रेस्टलेसनेस है, दिमाग शांत नहीं होता, हम परेशान रहते हैं. वो तो मैंने शुगर के बारे में बताया. मैं बता रही हूँ वेजिटेबल ऑयल, हाउ वेजिटेबल ऑयल कैन बी अनहेल्दी, हमारे शरीर के लिए कैसे नुकसान कर सकता है. तो जब हम वेजिटेबल ऑयल में खाना कुक करते हैं और सारे रिएक्शंस के बाद में, तो वो हमारी बॉडी में, और हम जब खाना, तो वो हमारी बॉडी में जब जाके सेल लेवल पे जीन्स वगैरह पे इफेक्ट करके, और आखिर में बीमारियां, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग कैंसर. तो हैविंग, जब क्योंकि तेल को जब हम गर्म कर देते हैं तब उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो हमारे जीन्स को, DNA को अफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो जाती हैं. तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑयल्स का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना है. तो दिस इज द रीजन. और आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि ज्यादा फैट्स या ऑयल खाते हैं तो उनके क्या नुकसान होते हैं. सैचुरेटेड फैट होता है एनिमल फूड में, चाहे आप मीट खाएं, एग्स खाएं, मिल्क में, बटर में, है ना. ईटिंग टू मच ऑयल एंड फैट, वो ओवरवेट और ओबेसिटी हो जाती है. सबसे पहले तो वजन ही बढ़ जाता है.
वेजिटेबल ऑयल्स कॉज इन्फ्लेमेशन। अब आप इस वाली पिक्चर को देखिए है कि जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इन्फ्लेमेशन से क्या क्या बीमारी हो सकती है। अभी आप लोगों ने बताया था हार्ट डिसीज, डायबिटीज, आर्थराइटिस, अभी आप ये लोग नाम ले रहे थे, और आप देखिए ये सब इन्फ्लेमेशन इज द कॉज ऑफ ऑल दीज डिसीजेस, है ना। सारी जो यहाँ पे पूरा ग्रुप दिखा रहा है, लंग डिसीजेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसके अंदर डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, लो मूड, वो सारा आता है, ऑटो इम्यून डिसीजेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब होने का है। और कॉज क्या है? फैट्स एंड ऑयल इन अवर डाइट, है ना। हम उसको एक अलग मान के करते हैं कि भैया ये हो गया, ऑटो इम्यून है और ये तो ऐसे जीन्स में था, ये तो हो गया। बट वी डोंट रियलाइज द लिंक ऑफ इन्फ्लेमेशन विद द फूड वी आर ईटिंग। तो ये हम दिखा रहे हैं स्लाइड में, है ना। सैचुरेटेड फैट, आप सबको पता होगा कि ज्यादा फैट, ज्यादा घी खाने से, मतलब सैचुरेटेड फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, लोगों की कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। डॉक्टर बताता है एंजियो कराओ, 80% ब्लॉकेज है ना। हाई कोलेस्ट्रॉल लीड्स टू हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, और ये फाइनली इट कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड हार्ट डिसीज। तो ये खाने का ही हमारा कमाल है। अब आती है मिल्क के ऊपर। ये जो मैं बात कर रही हूँ, आई होप आप समझ रहे हैं, ये मैं डाइट की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें इन सब से फिर हम जब आगे बात करेंगे क्या खाना चाहिए, उससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि क्यों ये कम खाएं, क्यों ये ज्यादा खाएं, है ना। इसलिए मैं ये समझा रही हूँ कि ये कॉजेज हैं बीमारियों के। अभी मिल्क जो है इज ए वेरी यू कैन से, we call it now, it has been started calling as the white poison, very bad for the bones. मिल्क जो है हमारे खाने में काफी शामिल होता है। अपने इंडियन खाने में हम लोग सुबह शाम दूध पीते हैं। maybe I can see your faces. I stop sharing for a few minutes and so can I see you all now? Maybe I can see you all and I can share my experience of milk with myself. अब से करीब 15 साल पहले मेरे को थोड़ा सा घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ था. That was in 2005. Now I am 62. That time you can imagine I was around 45, 46 years old. So थोड़ा सा घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ because थोड़ा कॉलेज जाती हूँ, एक्टिव हूँ, काफी वॉक हम करते हैं, तो मैंने नी गार्ड पहननी शुरू की. जो घुटने पे पहनने की गार्ड आती है ना, इंडिया में भी आती है, तो वो पहन के मैं वॉक करती थी. तो मेरे पेरेंट्स दिल्ली से यहाँ सिंगापुर आए हुए थे और डैडी मेरे को चिढ़ा रहे हैं कि देखो ये हम तो पहनते नहीं है और हमारी बेटी अभी से नी गार्ड पहनती है. तो खैर उनके जाने के बाद मैंने अपना चेकअप कराया और ऑर्थो के पास एक्सरे हुआ. एक्सरे वाज नॉर्मल. तो डॉक्टर ने बोला कि आपका कार्टिलेज और आपका नी बिल्कुल ठीक है. हो सकता है कि आपकी आर्थराइटिस या कुछ शुरुआत हो या 45 के हो सकता है मेनोपॉज की. तो आप ज्यादा कैल्शियम के लिए आप आधा लीटर दूध रोज पीजिए. और कैल्शियम सप्लीमेंट दिए और ग्लूकोसामिन उन्होंने दिया डॉक्टर ने. मैंने बिल्कुल आराम से 6 महीने बिल्कुल डॉक्टर की सलाह मान के 2 कप दूध पीना शुरू किया. पहले भी हम पीते थे, 1 कप तो पीते थे कम से कम. तो आधा लीटर पीना शुरू किया, कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाए, वो सब किया. कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. मेरे नी गार्ड बिल्कुल वैसे ही, मैं उसको पहन के ही वॉक पे जाती थी. थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन दर्द होता था. फिर बाय चांस, क्योंकि मैं अपने पढ़ाने के संबंध में न्यूट्रिशन भी मॉड्यूल पढ़ाती हूँ, तो उसके संबंध में मैं रिसर्च आर्टिकल पढ़ती रहती हूँ. तो मेरी एक निगाह पड़ी, उसमें लिखा था मिल्क इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. जैसे मैं आपको बता रही हूँ अभी. हो सकता है आप में इसके बाद आप में से कुछ लोग जाके गूगल पे सर्च करें और जानना चाहें. तो मैंने ना वो उसके बारे में पढ़ा. फिर मैं पूरा डिटेल में रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े. 1 महीने तक मैंने समझा और उसके बाद में मुझे क्लियर हुआ कि भैया मिल्क तो ठीक नहीं है. मैंने छोड़ दिया पीना. मैंने कहा मैं नहीं ले रही हूँ. और मैंने फिर अपना धीरे धीरे थोड़ा पनीर भी कम किया, लेकिन पूरा बंद नहीं किया था. लेकिन मिल्क जो मैंने सुबह शाम पी रही थी वो बंद किया. और आपको विश्वास नहीं आएगा, 1 महीने के अंदर ही मुझे लगा, मैं नी गार्ड पहनना भूल गई और मुझे लगा दर्द नहीं हुआ. आराम से कॉलेज गई, आराम से आ गई. और धीरे धीरे मैंने नोट किया कि मेरा वो पेन ठीक हो रहा है. तो 6 महीने के बाद, मतलब टोटल 1 साल के बाद मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए.
और डॉक्टर ने बोला कि आप देखिए, आप फॉलो कर रही हैं बिकॉज यू अंडरस्टैंड, ही नोज माय बैकग्राउंड। तो उन्होंने कहा आप इस बॉडी के बारे में जानती हैं, तो आप जो हैं आपने कैल्शियम लिया, आप मिल्क पी रहे थे, इसलिए आपके देखिए दर्द ठीक हो गया। तो मैंने उनको फिर बात सुनने के बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा डॉक्टर लिम, एक्चुअली इट इज नॉट बिकॉज ऑफ टेकिंग मिल्क, मेरा जो ये ठीक हुआ है दर्द, मेरी बोन डेंसिटी ठीक हुई है, ये इसलिए हुई है क्योंकि मैंने दूध पीना छोड़ दिया है। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, सिंगापुर में खास करके वो बिल्कुल है, हाँ आपने, तो मैंने उनको फिर बताया, हमारी बात हुई। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, सबसे मेरा कन्विक्शन हो गया कि भैया ये ठीक नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे हमने पनीर भी बंद कर दिया। ये अभी 4-5 साल से तो हम दूध खरीदते ही नहीं है, पनीर खरीदते ही नहीं है, चीज खाते ही नहीं है, क्योंकि जब वो अच्छा ही नहीं है बॉडी के लिए। मिल्क वाली मिठाइयाँ, खोए की मिठाई जिसमें भी होता है वो हमने बंद कर दिया, हम उसकी जगह दूसरी मिठाई खाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और हमारे ग्रुप में हम करीब 10-12 साल से यहाँ पे फ्री योगा क्लास कराते हैं। कुछ चाइनीज लेडीज जिनको नी पेन होता था और उनको हमने बताया ये बातें और शेयर किए, तो उनके भी बहुत फर्क पड़ा। तो मिल्क कैन मेक सो मच डिफरेंस। सो लेट मी नाउ शेयर विद यू द स्लाइड एंड देन यू सी जो मैंने वहां लिखा है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है कि जो हम मिल्क खाते हैं, काउज मिल्क इज बीइंग सिंगल्ड आउट एज द बिगेस्ट डाइटरी कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। लोग, मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का शंका है क्योंकि अभी आप मेनोपॉज होने वाला है आपका, और इसलिए उन्होंने बोला था ज्यादा दूध पियो। आज के दिन इट हैज बीन क्वाइट क्लियरली शोन काउज मिल्क is one of the biggest cause of osteoporosis because it depletes, ये हमारी बोन से जो जिनसे नई बोन सेल्स बनते हैं वो वाले कैल्शियम वहां से निकाल लेता है, रादर देन वहां ऐड करने के वहां से निकाल लेता है। so that is how milk and same thing is done even by meat also, but milk is even bigger culprit। तो अब आप देखिए मिल्क हमारा दूध हमारे शरीर में क्या क्या करता है। आप लोगों में से किसी ने बोला था बर्पिंग की प्रॉब्लम। हम सब ना एक मान लेते हैं कि एक एज के बाद में गैस तो बनेगी, ब्लोटिंग तो होगी, है ना, गैस फॉर्मेशन, ब्लोटिंग। मिल्क क्योंकि मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है ठीक तरह से, तो इसलिए वो, एक मिनट में अपना कर्सर ले लूं, तो इसीलिए फिर हमारे को गैस फॉर्मेशन, ब्लोटिंग ये होता है। बोन्स थिन हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज, अभी थायराइड 2 बार लोगों ने बोला, आजकल लोगों को थायराइड की बहुत प्रॉब्लम है, TSH हाई हो जाता है वो, दैट ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट लिंक हैज बीन मिल्क प्रोटीन। फीमेल्स में हार्मोन प्रॉब्लम, मेल्स में हार्मोन प्रॉब्लम, में ऑल दीज आर लिंक्ड टू मिल्क। तो ये है। अभी मिल्क के और भी बहुत से बातें, बट हम टाइम नहीं है, हम इतना पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो आज के दिन जो मॉडर्न डाइट और डिसीज है, वो हमारी जो कंडीशंस हैं वो क्रोनिक कंडीशंस हो रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड्स विच आर हाई इन फैट एंड शुगर। दीज आर द मेन कल्प्रिट्स। एनिमल मीट, एग्स, डेयरी आर एसिड प्रोड्यूसिंग फूड्स, और जो एसिड प्रोड्यूसिंग फूड्स होते हैं उनकी वजह से ही हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होती हैं। तभी मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो आपने कंडीशंस इतनी सारी 20 चीजों की लिस्ट बनाई है, वो सब उन सब का निदान जो है, उन सब की जो सॉल्यूशन है वो डाइट में है। तो वी हैव टू फोकस नाउ ऑन हेल्दी फूड रादर देन टेस्टी और द सो कॉल्ड जंक फूड। एंड हम जो वेजिटेरियन है ना, और हम सोचते हैं कि हम तो बहुत हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन आप सब लोग सोचिए अपने मन में, कभी ना कभी हम ये चीजें भी खाते हैं, समोसा, ये क्या कहते हैं, भेलपूरी, फ्रेंच फ्राइज, चाट वगैरह काफी रेगुलर बेसिस पे भी खाते हैं। ब्रेड तो बहुत लोग ब्रेकफास्ट में रोज खाते हैं। तो ये सब एसिड प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं जिनकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है। और हल्दीराम को हमने खा खा के उसको इतना अमीर बना दिया है एट द एक्सपेंस ऑफ अवर बॉडी। हमारी हेल्थ खराब हो गई, हम मोटे हो गए, हम बीमार हो गए, और वो भाई साहब अमीर हो गए। अनदर कॉज जो है जिसके लिए हमें खाने पे ध्यान ये देना है कि अगर हम खाना ठीक नहीं खाते हैं तो हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ खाना खाने का ठीक से नहीं होता है। तो अगर आप
जो मैंने अभी शुगर और ऑयल और मिल्क के अलावा कुछ और कारण भी हैं हमारे बीमार होने के, जिन पे हमें ध्यान देना है कि हम बहुत कई बार खाना खाते हैं। अगर आप देखेंगे 3 तो बड़े मील हो जाते हैं, कुछ 2-3 टाइम स्नैक्स हो जाते हैं, तो ज्यादा मील्स खाते हैं दिन में, हैवी ऑयली मील्स, और फिर हम खाना गलत टाइम भी खाते हैं, विच इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। फिर उसकी वजह से टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं और फिर वो हम इलिमिनेट नहीं होते हैं, वो बॉडी में जमा हो जाते हैं, कोई बीमारी होती है, वोमिटिंग होती है, बुखार हो जाता है, तो हम एकदम से दवाई ले लेते हैं। पहली वोमिटिंग हुई, बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है और हम एकदम से एंटी वोमिटिंग टैबलेट ले लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो अंदर की अंदर सारा टॉक्सिन जमा रहता है, निकलना चाहता है पर निकल नहीं पाता है, जिससे हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो दीज आर सम कॉजेज रिलेटेड टू फूड एज वेल एज causing us diseases and stress. आई थिंक ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इस पे हम टाइम नहीं लगाएंगे। आप सबको पता है स्ट्रेस प्रमोट्स मोस्ट ऑफ द डिसीजेस। वो ब्रेन से लेके स्किन पे, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट पे, जॉइंट्स मसल्स पे, इम्यूनिटी पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, स्ट्रेस सब चीजों को अफेक्ट करता है। एंड समटाइम्स अगर स्ट्रेस लॉन्ग टर्म तक चले तो परमानेंट चेंजेस भी करता है। लेकिन इतना घबराने की बात नहीं है, देयर इज होप। हम सब अपनी जो भी अगर कुछ हमें बीमारी है वो ठीक कर सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें क्या समझना है? तो हमें ये समझना है कि हम सब, हमारी जो सोसाइटी आज के दिन जो हम इतना एडिक्टेड टाइप ऑफ सोसाइटी हो गई है, एडिक्टेड टू व्हाट? हैविंग द सो कॉल्ड रिच फूड, बिकॉज हम एफ्लुएंट हो गए, पैसे हमारे पास ज्यादा आ गए तो हम एफ्लुएंट हो गए एंड गलत तरह का खाना खा रहे हैं। हम आजकल बाजार से भी प्रिपेयर्ड खाना, फ्रोजन खाना खाने लगे हैं, लेके आते हैं, आसान हो जाता है और ज्यादा टाइम टीवी वॉच करने में करते हैं रादर देन गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स और वॉकिंग। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इज ए बिग कल्प्रिट। तो इन सब की एडिक्शन की वजह से अगर आप अच्छा खाना खा भी रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, जो लास्ट की पॉइंट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वो है, वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन हेल्पर्स। दिस अप्लाइज मोर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि सिंगापुर में तो मैंने हेल्पर कोई रखी नहीं हुई है, पर इंडिया में जब मैं जाती हूँ तो सबके घर में एटलीस्ट एक हेल्पर तो है और खाना बनाने वाली भी आ रही है, हर काम के लिए हेल्पर है। तो हमें जो करेक्शन करनी है, खाना ऐसा खाना है जिससे हमारी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाए, जो कि डेयरी से, मीट से हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से। हमारा शुगर इम्बैलेंस ठीक हो जाए, जो हमारा हाईली प्रोसेस्ड व्हाइट शुगर मैदे से हो रहा है और ऑयल कंजम्पशन से, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हम ज्यादा एंटीबायोटिक और दवाइयां खा खा के उनको मार देते हैं, वो हमारा ठीक हो जाए। अगर आप देखिए हमारी बीमारियां मेनली इन 3 कारणों से होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, शुगर इम्बैलेंस और अच्छे बैक्टीरिया जो मर जाते हैं। तो हेल्दी डाइट खाने से फिर हमारा ये बैलेंस ठीक हो जाएगा। हिपोक्रेट्स, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जिसकी ओथ लेते हैं, उन्होंने कहा लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड दाई मेडिसिन बी द फूड। तो फूड को हमें अगर हम अच्छा फूड खाएंगे वही हमारी मेडिसिन है, फिर हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी टेक? अगली अब कुछ स्लाइड्स बस खाने के बारे में, हमें कैसा खाना खाना चाहिए जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, जिससे हमें खा के एनर्जी मिले, जो फैट में जमा ना हो, जो इजीली डाइजेस्टिबल और एब्जॉर्ब्ड हो जाए, जो एसिड प्रोड्यूस ना करे और उसकी वजह से हमारी बॉडी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी रहे। और वो फूड किस तरह का है? अगर हम अपने खाने में ये चीजें इंक्लूड करते हैं, तो अब आप लोग देखिए कि आप ये सब इस तरह की कुछ चीजें आप इंक्लूड करते हैं। अगर आप ऑलरेडी खा रहे हैं तो आप ऑलरेडी हेल्दी हैं, है ना। होल ग्रेन फूड्स लाइक मिलेट्स, मोटा अनाज, अपनी भाषा में बोलते हैं मोटा अनाज, जैसे होता है ना ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट्स, वो हम कितना खा रहे हैं। अभी आजकल हम आटे पे आ गए हैं, वो आटा भी जो मशीन का पिसा होता है बिल्कुल फाइन फ्लावर मैदा टाइप सा ही हो जाता है। फिर हमारे खाने में एंटी इंफ्लेमेटरी क्या है कि नहीं है अच्छे से, अनियन, गार्लिक, टर्मरिक, जिंजर, उनसे हमें फायदा होता है। हमारी इंडियन कुकिंग में वैसे टर्मरिक, हल्दी और अदरक तो हर खाने में डालते हैं, है ना।
खाने में सारी सब्जियां बहुत फायदेमंद हैं, खास करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फॉर फाइबर। फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, इनका ठीक से इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अनसैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। कोल्हू से निकला हुआ तेल, जैसे बोलते हैं ना, वो सीधा बीज से निकालते हैं, कोल्हू से निकला हुआ तेल और एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड, और ये भी हमें लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। अगर वो कोल्हू का तेल है, इवन देन ऑल्सो ज्यादा तेल इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, जो मैंने आपको दिखाया था। और सम प्रोबायोटिक्स, थोड़ी थोड़ी दही या फिर हम कुछ ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे कांजी होती है जिसमें अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं। मिलेट्स क्यों अच्छे हैं, मोटा अनाज क्यों अच्छा है गेहूं और चावल के मुकाबले में? क्योंकि मोटे अनाज में फाइबर और कैल्शियम ज्यादा होता है। रागी आपने नाम सुना होगा, उसमें 3 टाइम, 1 गिलास दूध के मुकाबले में 3 टाइम ज्यादा कैल्शियम है ना। हमें लगता है बस मिल्क के अलावा कैल्शियम कहीं नहीं मिलेगा, नहीं। रागी हैज 3 टाइम्स मोर कैल्शियम देन ए ग्लास ऑफ मिल्क। अगर आप यहाँ फाइबर का चार्ट देखिए, वीट का इतना है, राइस में खाली इतना सा फाइबर है, और आप ये सारे मोटे अनाज के नाम अलग अलग हैं, इतना ज्यादा फाइबर है। एंड यू नो फाइबर इज गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसलिए हमें थोड़ा चेंज करना है। फाइबर इज वेरी गुड फॉर कीपिंग अवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। अच्छा, लोग पूछते हैं कि भैया मिल्क को आप मना कर रहे हो पीने के लिए, या हम कम पिए या नहीं पिए? मैं तो मना ही करूंगी। तो मिल्क इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो हम क्या लें? फिर सबको क्वेश्चन ये होता है। आप उसके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जहाँ पे इतना सारा कैल्शियम है। अपने मखाने होते हैं इंडिया में, हम नवरात्रों में खाते हैं, पर एक्चुअली सारा साल खाए जा सकते हैं, और आजकल लोग खाने भी लगे हैं। देन तिल इज वेरी रिच इन कैल्शियम, उसमें हेल्दी ऑयल भी मिलेगा, और वो भी, और तिल के लड्डू अगर आप बनाते हैं इसमें गुड़ डाल के, तो उसमें गुड़ भी फायदेमंद है और तिल भी, और कोई इतना तेल घी गया उसके अंदर। स्वीट पोटैटो, सोयाबीन मिल्क, टोफू, अब इंडिया में भी अभी दिल्ली में मिलने लगा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जियां कोई भी हो वो, है ना, ब्रोकली, लेडीज फिंगर, ये सारी चीजों में कैल्शियम बहुत अच्छे से मिलता है। सबसे ज्यादा ये 2 चीजें अपने खाने में, ये 2 चीजें तो आप रोज शामिल कर सकते हैं। 10-12 दाने रोज मखाने के खा लो, स्नैक की तरह से हो जाएगा। 1 तिल का लड्डू खा लो, आपका कैल्शियम का कोटा, कैल्शियम टैबलेट हो गई, चिंता की बात ही नहीं है। और गुड़ होगा उसमें तो आयरन भी हो गया आपका। स्वीट पोटैटो में सारी चीजें होती हैं। मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो रोज 1 स्वीट पोटैटो होता है, स्टीम करके। तो अगर हम अपने खाने में इस तरह की चीजें, खूब सारी अलग अलग तरह के मिलेट्स हैं, सब इंडिया में मिलते हैं, सब तरह की सब्जियां हैं, हरी, ये वो, ये यहाँ पे इन्होंने किनवा रखा हुआ है, ये टोफू है। अगर हम खाने में इस तरह का खाएं विद लेस ऑयल, देन दैट विल बी वेरी हेल्दी। सो कहने का मतलब है, फल, सब्जी, अनाज का सेवन बढ़ाएं और फास्ट फूड से बचें, तो शरीर को स्वस्थ बनाएं। बस ये कर सकते हैं, कभी कभी बाहर गए, कहीं पार्टी में गए तो खा लिया चाट पकौड़े, बट रोज में वो नमकीन और मिक्सचर का स्नैक करना बंद करें। तो आखिर में क्या, समरी में क्या है इम्पोर्टेंट, हमें क्या खाना है वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या नहीं खाना है वो इक्वली जरूरी है जानना, और इसीलिए मैंने उसको समझाया। तो आप ये ध्यान रखें कि हमें इस तरह के खाने कम करने हैं, अवॉइड कम करने हैं। हाईली प्रोसेस्ड रिफाइंड फूड्स, wheat, refined flour like maida, sugar and its products, all kinds of meat, fish and poultry, milk and its products except dahi, है ना, और refined oils and trans fats। तो इनको हम कम करें, जितना कम से कम करें, है। और क्या खाएं, ज्यादा फोकस रखें होल ग्रेन्स के ऊपर, जैसे मिलेट्स हैं, रागी, बाजरा, मक्का। ज्यादा वेजिस खाएं देन रोटी। 1 रोटी के ऊपर 2 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, अगर आपने दाल और सब्जी बनाई है ना, तो वो प्रोपोर्शन, पहले हम क्या करते थे, 1 कटोरी सब्जी से 4 रोटी खा लेंगे या 2 रोटी खा लेंगे। अभी हमें प्रोपोर्शन उल्टा करना है, तो ईट मोर वेजीज। वेजीज आर अवर मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल टैबलेट्स, तो हमें ज्यादा खानी है। मील्स लेस ऑयली एंड स्पाइसी, और मिठाइयाँ कम खानी है। उसकी जगह पे जो स्नैक टाइम में हम और कुछ चीजें खाते थे, वहां पे फ्रूट्स खा सकते हैं या थोड़े नट्स खा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज ईट स्लोअर एंड च्यू फूड प्रॉपर्ली। जितना भी हम धीरे धीरे चबा के खाएंगे, क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा, आई थिंक आप सबको पता होगा
कि ब्रेन में पेट भरने का सिग्नल जाने में 20 मिनट का समय लगता है। अब हमने जल्दी जल्दी 5 मिनट में खा लिया तो वो ब्रेन तो सोच रहा है अभी भूखे ही हैं, इसलिए फिर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या भूखे भूखे से रहते हैं। तो हमें धीरे धीरे खाना है और धीरे खाना च्यू करना इसलिए भी जरूरी है ताकि खाना फिर वो जब स्टमक में जाएगा तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और तभी वो जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स जूस है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। और पानी पीना है ज्यादा करके, नॉट अदर जूसेस। बाजार के खरीदे हुए जूस तो बिल्कुल बेकार है, बहुत शुगर होती है। और घर में भी अगर दांत नहीं है तो जूस पिए, अदरवाइज फल खाएं या पानी पिए। और एक्सरसाइज एंड गेट सनलाइट। सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बॉडी। अभी मैं 1-2 स्लाइड सनलाइट पे। सनलाइट अगर हमारी हम नहीं लेते हैं, हम धूप में नहीं एक्सपोज करते हैं अपने को, बैठते हैं, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल लोगों को विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी काफी निकलती है। विटामिन डी की कमी से अब आप सोचिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, मसल लॉस हो जाता है, पेन होता है, खासकर बैक पेन, मूड चेंजेस, डिप्रेशन, मूड चेंजेस और एनर्जी नहीं है। ये बहुत चीजें होती हैं। अगर हम रोज अपने को 5 से 15 मिनट सनलाइट से एक्सपोज करें, धूप में जाके बैठें, तो उससे हमारी रोज का विटामिन डी बन जाएगा, फिर वो टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि सनलाइट जो है वो ब्रेन पे ड्रग का काम करती है। और अगर आप यहाँ लिस्ट देखिए, आप लोग गूगल कर सकते हैं, इतना सारा, मैं पूरा 2.5 घंटे की वर्कशॉप की थी खाली सनलाइट के ऊपर। इतना फायदे करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, कैंसर रिस्क कम करती है, स्लीप अच्छा करती है, बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एटसेट्रा। एंड लास्ट पॉइंट, हम सबको ग्रेटफुल होना है। जो अभी आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस किए बॉडी के लिए, ऐसे ही वी शुड बी ऑल ग्रेटफुल। हर एक सुबह से लेके शाम तक अगर हम स्टार्ट करें अपना दिन भगवान को धन्यवाद देके कि इतना अच्छा दिन दिया, इतना अच्छा आपने सब कुछ दिया। So if we start our day with gratitude and end with gratitude, our life will be filled with blessings. Because gratitude से जो हमारी feelings generate होती हैं, वो बड़ी powerful positive feelings generate होती हैं, positive thinking बनती है, life को जीने का मन करता है। तो आपको हमें स्लोगन है, हेल्दी रहने को बनाओ नारा, स्वयं बनो खुद का सहारा। डॉक्टरों के पास भागने के पहले अपनी डाइट को, अपने खाने को चेक करें, क्योंकि योगा वगैरह तो सभी कर रहे हैं, तो इसको चेक करें। कभी कभी फास्ट फूड खाओ, है ना, बाकी रोज हेल्दी खाना खाओ। एंड दैट्स इट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। So this was my you can say my sharing with you all. I know all of you, some of these things may be you all may be knowing. आप सबको इनमें से मुझे लगता है पता होंगी, शायद कुछ बात थोड़ी नहीं लगी हो, बट खाने की चीज ऐसी है, एक्चुअली हेल्थ की चीज ऐसी है कि इसमें जितना हम बार बार सुने, रिविजन सा होता है और एक वो पक्की हो जाती है। मैं अपने बारे में, आपको विश्वास नहीं आएगा, चाहे मैं इतने 40 साल से न्यूट्रिशन पढ़ा भी रही हूँ, फिर भी अभी भी मैं कोई नया आर्टिकल पढ़ती हूँ पूरे उत्साह से पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे मेरी कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाती है, रात दिन सोचते कि खाऊं नहीं खाऊं। हम लोग को ना सबसे बड़ा डिलेमा यही रहता है कि आज मैंने सुना कि भाई ये अच्छा नहीं है, कल को हम कहेंगे मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा ये ठीक है, या फलाने ने कहा, फिर हम डामाडोल हो जाते, क्लियर नहीं सोच पाते और फिर हम अपने पुराने ढर्रे पे चलते रहते हैं, है ना। तो इसलिए बातों को बार बार सुनने से, करने से, और अगर वो समझ में आती हैं तो उसको फिर धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी उसमें लाइए। अगर आपको लगता है कुछ भी चीज इसमें आपको लगी है जो आप नहीं कर रहे हैं या चेंज कर सकते हैं, तो ट्राई टू डू दैट एंड सी द इम्पैक्ट ऑन योर ओन बॉडी। अपना जो एक्सपीरियंस है ना, वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो दूसरे का तो शेयरिंग है और अपना एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बताया, मैंने इतने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, पर जब मैंने मिल्क अपने ऊपर किया, उसके भी मैंने 2-3 साल के बाद लोगों से शेयर करना शुरू किया कि ये नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है। फिर मैंने अपने ब्लॉग में भी लिखा। तो अपना एक्सपीरियंस जब हो जाता है ना, तो उसमें एक अलग ही मजा है, एक अलग कन्विक्शन होती है। अभी मैडम जो आजकल दूध पीते हैं वो तो मदर डेयरी का पीते हैं। हाँ भैया, ये में तो सोया मिल्क मिलता है, तो हम वो सोया मिल्क ले सकते हैं क्या? भैया सोया मिल्क बिल्कुल ले सकते हैं।
मदर डेयरी में मिलता है। जी हाँ, आप उसमें बस ये देखिएगा उसमें शुगर है कि नहीं है। ठीक शुगर, है। चीनी नहीं होनी चाहिए। मतलब ना अभी क्या होता है कि वो जैसे सिंगापुर में भी है 90% जो सोया मिल्क मिलते हैं ना उनमें शुगर होती है, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है, नहीं तो थोड़ा बकबका सा टेस्ट होता है। तो लेकिन हमें शुगर तो लेनी नहीं है, वो काफी शुगर, तो इसलिए फिर मैं जैसे अगर लाती हूँ तो मैं देख के पढ़ के लाती हूँ, बस वो पढ़ के लाइए कि उसमें शुगर ना हो। वही मैंने बोला था, शुगर आई टेल यू, अगर हम अपने अगर हम सब लेबल्स पे खाने का जो खरीद के लाते हैं, शुगर कंटेंट और ये मैदा का कंटेंट और ऑयल कंटेंट ये देखने लगे, एंड यू नो शुगर के इतने अलग अलग नाम हैं जो नॉर्मल आदमी को पता भी नहीं है कि वो शुगर है। वो शुगर तो लिखते नहीं है वहां पे, वो वहां लिखते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, वहां लिखेंगे मैनिटॉल, जोलिटॉल, जाइलिटॉल, ये सारे शुगर हैं। और जो नॉर्मल व्हाइट शुगर आप खाते हैं ना, जो चीनी खरीद के लाते हैं, उससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड है, प्रोसेस्ड है। तो हमें बस वो है कि वो लेबल्स पढ़ने हैं ध्यान से और नहीं खाना है। यस जी अलका मैम, Thanks. राइस को कितना इंक्लूड करना चाहिए फूड में, राइस को? हाँ भैया राइस में ना, आप अगर ब्राउन राइस कहते हैं या मोटा वाला राइस जो थोड़ा वैसा आता है ना, वो ले लीजिए, ज्यादा पॉलिश वाला ज्यादा ना लें। और राइस को भी खा सकते हैं, बट राइस में फाइबर कंपैरेटिवली इज मच लेस। तो अभी ना आजकल ब्राउन राइस बासमती में भी आ गया है, मैं दावत का देखती हूँ ब्राउन बासमती राइस आ गया है, कभी कभी वो बना लेते हैं। पर मैं आप सबको सलाह दूंगी, क्योंकि आप लोग इतने हेल्दी योगा करते हैं, आप ना ये जो मोटा अनाज है ना, अगर रोटी खाने का तो मोटा अनाज के उसमें मिला के, जैसे रागी मिला लिया, राजगीरा का आटा, मक्का का आटा, ये मिला, ये इसकी रोटी बना सकते हैं, है ना। और दूसरा इसमें खाने में ब्राउन राइस ले लें, अगर राइस खाने का मन करे कभी कभी ले लो दूसरा राइस। और मिलेट्स, बाजार में आप जाएंगे तो वहां पे आपको कई तरह के मिलेंगे, हिंदी में मुझे उनके नाम ठीक से नहीं पता, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, आप गूगल करिए, श्री धानिया मिलेट्स, आप लोग बाद में गूगल करना श्री धानिया मिलेट्स। एक डॉक्टर खादर हैं मैंगलोर के, वो रिसर्च साइंटिस्ट थे यूएस में, और उन्होंने अभी इंडिया में वो खुद खेती करते हैं, ये मोटा अनाज उगाते हैं। श्री धानिया में उनके 5 वो है मिलेट। अभी हमने 3 साल से मेरे घर में हम हफ्ते में 5 दिन वही खाते हैं, 6 दिन, बस एक दिन कुछ मैं ब्राउन राइस बनाती हूँ या किनवा बनाती हूँ। दे आर वेरी हेल्दी फॉर ऑल द मेडिकल कंडीशंस। तो आप वो धीरे धीरे खा सकते हैं, आप गूगल पे जाके नाम उनका पढ़ के खरीद सकते हैं, और मार्केट में दिल्ली में तो मिल रहे हैं। तो ये मेरे भाभी, राइस का सब्स्टिट्यूट बताया आपने ना? हाँ जी, राइस का। थैंक यू। मतलब ये ना, अभी हम ना अगर हेल्दी रहने के लिए, देखिए पहले भी आपने देखा होगा मोटा अनाज माना जाता है अच्छा, खाली क्या हुआ कि हम लोग मॉडर्न थोड़े हो गए, हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए, तो मोटा अनाज गरीब आदमी खाने लगा, और वो इसीलिए हेल्दी है। आप देखिए उनको बेचारे वो सब्जी भी नहीं खा रहे हैं, वो एक सब्जी से एक कटोरी दाल से वो 4 मोटी रोटी खा रहे हैं बाजरे की, और ना वो डॉक्टर के जा रहे हैं, ना उनको मल्टीविटामिन चाहिए। धूप में काम करते हैं तो धूप मिल रही है, और वो मोटा अनाज खा रहे हैं, वो उनकी हेल्थ का राज है। अगर हम वैसा कर लें कि हम रोज 1-2 घंटे धूप में बैठे, उनकी तरह मेहनत मशक्कत करें, और भले ही सब्जी ना बिका, आप हेल्दी रहेंगे। वो हमारी जब से एफ्लुएंस बढ़ी है, तो हम लोग कमरों में आ गए, एयर कंडीशन रूम्स में आ गए हैं, धूप से बच गए हैं, और खाने का चेंज हो गया। कर्नल साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या जी? हाँ, देसी गाय का दूध, am I audible? आपके 2 डिवाइस हैं, इस कारण से मुश्किल आ रही है। आप एक कहते हैं डिवाइस पर इको हो रही है। देसी गाय का दूध am I audible now? वो नुकसान करता है। हाँ, Am I audible now? अनूप भैया आप कुछ बोल रहे हैं? अनूप भाई साहब, अनूप जी 1 मिनट, डॉक्टर साहब को पूरा करना है, कर्नल साहब को पूरा करना है। अच्छा। डॉक्टर साहब, I wanted to know एक्स्ट्रा प्रोटीन के क्या नुकसान है? अच्छा भैया, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। टाइम इतना नहीं था, नहीं तो मैं पूरा डिटेल में लिख के समझाती हूँ। भैया एक्स्ट्रा प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन जो डाइजेस्ट होती है ना बॉडी में, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ, फिर कभी आप हमारी दूसरी सेमिनार में आए मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है उससे एसिडिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं, है ना। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनती है, अगर आप लोगों को पता होगा, तो वो एसिडिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं। वो एसिडिक मेटाबोलाइट्स जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब का मतलब ब्लड में आते हैं, तो ब्लड की पीएच स्लाइटली एल्कलाइन है 7.4, तो वो उसको थोड़ा चेंज करती है टुवर्ड्स एसिडिक पीएच। तो उसको बैलेंस करने के लिए, हमारी ब्लड की पीएच जो है वो बिल्कुल नैरो रेंज में होनी चाहिए हमारे को जिंदा रखने के लिए।
तो उसको बैलेंस करने के लिए बोन से कैल्शियम आता है, तो बोन्स में से कैल्शियम जो डिपॉजिट है वो निकल के आता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने का नुकसान ये है कि आपकी बोन्स पतली, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, बोन्स थिनिंग हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग। नंबर टू एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने से लिवर पे जोर पड़ता है उसको प्रोसेस करने में, तो लिवर पे जोर। नंबर 3 फिर वो एक्स्ट्रा एसिडिक मेटाबोलाइट पेशाब के रास्ते से यूरिन में फिल्ट्रेशन, किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, तो किडनी पे जोर पड़ता है। जो लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन खाते हैं उनका लिवर डैमेज और किडनी डैमेज 100% श्योर है। वो अलग बात है वो 10 साल में होगी या 20 साल में होगी। सिंगापुर में क्योंकि चाइनीज लोग हैं 80% पॉपुलेशन, ये लोग मीट बहुत खाते हैं, और आप सब लोग को ताज्जुब होगा कि यहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन को ऑस्टियोपोरोसिस और इनकी प्रॉब्लम है, और जिनको ये है 50-60, आजकल तो 50 पे ही डायलिसिस, किडनी फेलियर, और शुरू में डायलिसिस पे जाते हैं, ट्रांसप्लांट के लिए इतनी मिलती नहीं है, तो फिर वो वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स हियर इन सिंगापुर इज किडनी फेलियर एंड द कल्प्रिट इज हाई प्रोटीन डाइट। मैं क्लास में पढ़ाती हूँ ना, मेरे स्टूडेंट्स, आपको विश्वास नहीं आएगा, कुछ बच्चे बताते हैं, वो 18-20 साल के यंग बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स बताते हैं कि जी हम तो तीनों टाइम, वो सुबह भी कुछ वो हॉट डॉग टाइप ना, वो मुझे तो नाम भी नहीं पता डिशेस के, वो खा रहे होते हैं मिला बन में डाल के, फिर वो लंच में और डिनर में कहते हैं तीनों टाइम। मैंने कहा सब्जी कब, व्हेन डिड यू टेक लास्ट वेजीज, ग्रीन वेजीज लास्ट टाइम? कहते हैं आई डोंट लाइक वेजीज। हम तीनों टाइम, अब तो ठीक है फिर वो, इसलिए उनको हाई बीपी भी जल्दी हो जाता है 30s में, सिंगापुर में 20s में 30s में हाई बीपी, और इंडिया में भी हो रहा है। आई हैव सीन, जब मैं दिल्ली जाती हूँ वहां पे भी आजकल जो चीज पहले 40 में होती थी वो आजकल 30 में हो रही है। अपने वहां पे भी काफी लोग नॉन वेज खाने लगे हैं, और दूध तो खैर पीते ही हैं। फिर हम लोग यहाँ मिठाई खाने का भी बहुत प्रचलन है, तो ये सब ठीक है। जगत भैया, अनूप जी पूछ रहे थे कुछ। अनूप, हाँ जी, अनूप भैया बोलिए। बाजरा, मक्का, गेहूँ, हाँ भैया, ये का गेहूँ जो है ये अपन 2-2 दिन खाएं, मिक्स खाने की अपेक्षा 2-2 दिन इसका रख लें तो ये ज्यादा फायदा करेगा। एब्सोल्युटली वही मतलब भैया, मिक्स ना खाएं, मिक्स को कहते हैं लोग, मिक्स नुकसान करता है। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने बात जो कही है। अभी ना मैं न्यूट्रिशन की सेमिनार करती हूँ 2.5 घंटे, उसमें मैं ये डिटेल में बताती हूँ। जो ये मैंने मिलेट्स बताए ना, श्री धानिया मिलेट्स, तो उसमें बिल्कुल रेकमेंडेड यही है, 1 मिलेट 2 दिन तक खाना है, तब उसका असर होता है। और मिक्सिंग ऑफ ग्रेन्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई जल्दी पड़ जाता है, नहीं, हमें मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। मैंने जो अभी बोला था रोटी बनाने में, वो तो मैंने इसलिए वैसे एक जनरल बोला था, बट हमें कायदे से रोटी भी एक अनाज की खानी चाहिए। और अगर हम रोटी खा रहे हैं तो चावल ना खाएं, कायदे से अच्छी हेल्थ के लिए तो एक टाइम में एक अनाज, और मिलेट्स में 2 दिन तक फॉलो करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा प्रश्न था, अगर देसी गाय का दूध 200 ग्राम यदि अपन खाना खाने के बाद सोते समय पिए तो कैसा रहे? भैया मैं इसके ऊपर ये बोलूंगी कि गाय आपने पाल रखी है? आपने गाय पाली हुई है क्या? मैं पूछ रही हूँ आपसे। आपने पाल रखी है, आप उसको खिलाते? हाँ नहीं, देसी गाय है और आपने पाल रखी है, और आपने जो घास खिलाते हो वो भी आपको पता है ऑर्गेनिक अच्छी है, तो आप पी लीजिए। लेकिन उसका कारण एक जो है ना भैया, एक बात समझिए अनूप भैया, चाहिए तो आदत पड़ी हुई इतने साल से, लेकिन आप ये समझिए कि नेचर ने कह लीजिए, भगवान ने हमारी जो बॉडी बनाई है ना भैया, वो 2 साल के बाद दूध ना पीने 2 साल के बाद दूध ना पीने की बनाई है। क्योंकि आप देखिए, हम लोग मैमल्स ग्रुप में आते हैं। हमारी माँ का दूध हमने 2 साल तक पिया है, मतलब माँ को दूध 2 साल तक जनरली बनता है, 2-2.5 साल तक, है ना। और आप देखिए किसी और भी जाति में गाय भैंस देख लो, आपने कोई बड़ी एडल्ट काऊ आपने देखा नहीं होगा कि वो जाके दूध पी रही है, बछड़ा ही दूध पीता है। आप किसी भी प्रजाति में देखिए, ये खाली एक ह्यूमन स्पीशीज में पहले टाइम में ना 100 साल पहले ये जब करते थे, या आयुर्वेदा में भी आप देखिए दूध नहीं बताते, वहां वो बताते हैं कि जो कुछ और नहीं खा पा रहे हैं, है ना, उनको बोलते हैं कि भाई ये बेचारा चबा नहीं पा रहे, खाना बिल्कुल, उनको कहते हैं आयुर्वेदा में भी, है ना। और हाँ, और अभी जो 50 साल से दूध बढ़ा है, ये है डेयरी इंडस्ट्री, क्योंकि ये लोग
गायों को इतने अमानवीय तरीके से रखते हैं, मतलब वो दूध का ही तो पूरा बिजनेस है जी, वो तो पैसे कमा रहे हैं और हमारी हेल्थ जी। खराब हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर, अनूप भैया, हमारी बॉडी के अंदर दूध डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम 2 साल के बाद बनने बंद हो जाते हैं हमारे स्टमक में। तो क्योंकि नेचर ने जो चीज नहीं चाहिए वो नहीं पकाती है, अनाज के सब्जियों को पकाने वाले एंजाइम बनते हैं, है ना। तो ये कारण है। बाकी आपको आदत बहुत अच्छी बात बताई, अभी तक इस बात का हमें जानकारी नहीं थी। जी अनूप जी धन्यवाद। अंतिम प्रश्न वही कर रहे हैं क्योंकि समय हो गया है। मैं टिनिटस के बारे में जानना चाहती हूँ। मैडम शाम को दाल खा सकते हैं क्या? एक सेकंड कंडारी जी आप बोलिए। टिनिटस के बारे में जानना चाहती हूँ मैम। हाँ, टिनिटस के बारे में आप क्या जानना चाहते हो? मैम टिनिटस में मतलब उसमें चक्कर आते हैं और अभी ऐसा आप जो स्पेसिफिक बीमारी है ना, ये है ना, तो आप जो हमारे को जिन्होंने मेरे को बताया, दीप भैया है ना, दीप चंद्र पंत भैया, जिन्होंने मुझे बताया, आप उनसे नंबर, हम सैटरडे को 2-2 घंटे की मैं वर्कशॉप करती हूँ अलग अलग बीमारी के ऊपर, और उसमें ईयर और टिनिटस भी हम कवर करते हैं। अभी जैसे मैं डायबिटीज पे, उनपे पूरा डिटेल में क्या खाना चाहिए, कौन सा आसन, वो सारा बताती हूँ। तो उसमें आप अभी बता नहीं पाएंगे, टाइम भी कम है ना इतने। आप सोचिए मुझे 45 मिनट्स दिए थे तो मैं इससे ज्यादा बोल नहीं सकती। ठीक है, ओके मैम, ओके। आप रूपवती जी, आप उसमें भैया से ले लीजिएगा नंबर और भैया वो शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और बोल रहे थे? हाँ, कोई देवेंद्र भैया कुछ बोल रहे थे। हाँ देवेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैं पूछना चाह रहा था कि पराठा रोटी की अपेक्षा आजकल सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ व्यवस्था भी है उनको ग्रहण करने की। इससे बचा तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसका प्रभाव कैसे कम हो इस बारे में जानना चाहता हूँ। पराठा रोटी की अपेक्षा। पराठा रोटी का भैया आप ऐसा करिए, एक तो बात की पराठा ब्रेकफास्ट में खाते हैं? जी कब खाते हैं? वही दोपहर को या शाम को। तो दोपहर शाम को तो पहली बात तो रोटी पे आ जाओ, पराठे की जरूरत नहीं है। अभी ये तो बड़े हो गए ना देखने में, जो मुझे लग रहा है, तो आप रोटी खाइए, पराठे की जरूरत नहीं है ना, वो टाइम क्या। और रोटी खाइए तो वो रोटी जो है, जो हम अनाज की बात कर रहे हैं ना, जो भी बात करी है, जैसे भैया ने बोला जगत में एक अनाज खाएं एक टाइम में। हाँ, तो वो जो भाभी से बोलिए कि वो फिर वे तो मक्की की बना दे या बाजरे की बना दे या मिलेट्स का आटे की बना दे, रोटी खानी है वो खाइए आराम से। पराठे खाने के शौक की बात नहीं है, लेडीज के लिए रोटी की अपेक्षा ये अधिक बनाना सरल होता है, उनकी व्यवस्था है। अच्छा, फिर वो तो, पर मैं जब बनाती हूँ घर में, मुझे तो रोटी बनाना ज्यादा आसान लगता है। आई डोंट नो, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। पर देखिए भैया क्या होता है ना, पराठे में वो सिक ज्यादा होने से तो उसमें घी अंदर चला जाता है, अगर तो वो थोड़ा सा गरिष्ठ हो जाता है। मैं इस हिसाब से बोल रही थी। हाँ, तो एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि अगर ब्रेकफास्ट में आप पराठा खाने का, सबके लिए बोल रही हूँ, अगर आप लोग ब्रेकफास्ट में पराठा खाते हैं, कभी कभी आलू पराठे खा लिए, बच्चे आए हैं सबके साथ बैठ के खा रहे हैं, कभी कभी वो खाइए आराम से, वो गेहूं के आटे का ही खाइए, आलू पराठा, मूली पराठा। लेकिन रोज में ब्रेकफास्ट में आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कभी पोहा बना लिया, पर हफ्ते में 4 दिन, जैसे मेरा 5 दिन का ब्रेकफास्ट है, एक स्वीट पोटेटो, स्वीट शकरकंदी स्टीम करके, दैट इज माय ब्रेकफास्ट। कॉलेज जाती हूँ मैं, 10:30 बजे मेरा फर्स्ट ब्रेक होता है, टी ब्रेक, मैं वो खाती हूँ और बढ़िया लगता है। ब्लैक टी, क्योंकि दूध तो लेते नहीं है ना शुगर, तो ब्लैक टी के साथ वो आराम से, कभी उसमें नींबू डाल दिया, कभी बिना उसके, मीठी होती है, मजा आ जाता है, ना फैट गया और एनर्जी मिल जाती है 3 घंटे के लिए। तो ऐसे थोड़ा बहुत आप ऐसे पराठे को ब्रेकफास्ट से शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा चेंज करके। ज्यादा डिटेल न्यूट्रिशन टॉक में करेंगे। जी शायद जागृति महाजन जी हैं, वो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि दिन में कितनी बार खाना चाहिए, उसके साथ। अच्छा, जागृति मैडम जी रात में दाल खा सकते हैं? रात में दाल नहीं, कम दाल तो ना, पता है मंजू जी, दाल तो कायदे से हफ्ते में 2-3-4 बार, 50 के ऊपर तो दाल बहुत ही कम कर देनी चाहिए। 50 साल के ऊपर आप उससे, आई कांट नो, आई डोंट नो हाउ ओल्ड आर यू, सो 50 से कम में भी है तो हफ्ते में 3 दिन का रफली एवरेज रखिए। ज्यादा दाल खाने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग को ये गलत फहमी है कि दाल में ज्यादा प्रोटीन है, सब्जियों में नहीं है। आप एक बार मेरी न्यूट्रिशन टॉक में आना और मैं आपको दिखाऊंगी कि हरी सब्जियों में दाल से ज्यादा प्रोटीन है, पालक में दाल से ज्यादा प्रोटीन है। ये हमारे दिमाग में कुछ वो बैठा हुआ है बचपन से कि दाल ज्यादा बनती है हमारे घरों में, सब्जी थोड़ी कम बनती है ना।
तो आप इसलिए दाल और रात को तो ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, दिन में एक बार दिन में लंच में खा ली, मोर देन एनफ। आप दिन खाने के बारे में बता रहे थे शायद कि कितनी बार वो आपने बोला था, उन्होंने किसी ने पूछा है दिन में कितनी बार खाएं। देखिए आप क्या बोला, यही है ना, दिन में कितनी बार खाएं आप। अब आपको मैं एक मोटी मोटी बात बताती हूँ, आप सब समझिए। आपने जब बीमारियां बताई थी, वहां शुगर, डायबिटीज 2-3-4 लोगों ने नाम लिया था। ये मान लो कि आप जितनी बार इस मुंह में कुछ डालोगे उतनी बार हमारा पैनक्रियास इंसुलिन बनाएगा, उतनी बार हम अपने को थोड़ा सा शुगर बैलेंस की तरफ बॉडी को कर रहे हैं। तो हमें इसलिए बार बार नहीं खाना है। तो कायदे से तो 3 मील, सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, लंच एंड डिनर, एंड दैट्स इट। और अगर आपको स्नैक्स की बहुत जरूरत है भी 4 बजे के करीब मान लीजिए, तो उस वक्त एक फल ले लें, बस, उसके अलावा नहीं। और यहाँ पे अनीता शर्मा ने टाइप किया है शुगर पेशेंट के लिए। शुगर पेशेंट के लिए भी सी डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाओ, 1-1 घंटे के बाद खाओ, लेकिन उनके लिए भी वही लागू होता है। और इसीलिए उनको शुगर हुई थी और इसीलिए उनकी शुगर ठीक नहीं होती है, जिंदगी भर दवाई पे रहना पड़ता है, धीरे धीरे इंजेक्शन हो जाता है। तो इन शॉर्ट बाकी डिटेल्ड शुगर वालों के लिए स्पेशल क्या, ये सब हम अलग से, वही मैंने बोला, आप सेमिनार में आइए, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड माय सेमिनार्स, आई विल बी सो हैप्पी। तो उसमें डिटेल में बात होती है ना। अभी तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कोशिश करिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताती हूँ, मैं सुबह को कुछ नहीं खाती और 10-10:30 बजे चाय के साथ एक स्वीट पोटैटो, फिर मेरा लंच अराउंड 1 एंड देन डिनर इज अराउंड 6:30 एंड दैट्स इट। 6:30 के बाद बंद मुंह। उसके बाद में इच्छा होती है तो ब्लैक टी लेती हूँ, ग्रीन टी। सुबह को अगर कॉलेज नहीं हुई, घर में होती हूँ, तो सुबह को 9-9:30 बजे ब्लैक टी एक ले ली और उसके साथ में शकरकंदी। वो कॉलेज में होती हूँ तो 10:30-10 बजे खाया, नहीं घर में हुई तो 9-9:30 बजे खाया। शाम के 6:30-7 बजे डिनर खत्म हो गया। उससे लेके आप सुबह 9 बजे तक अगर आप कुछ नहीं डालेंगे तो आप हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या है कि खाना भी हम 8:30, 9, 10 बजे खाते हैं, खाते ही फिर सोने का हो जाता है या फिर लेट सोते हैं क्योंकि कहा है किसी ने 2 घंटे बैठो, सारी साइकिल हमारी गड़बड़ा जाती है। तो इन शॉर्ट 3 टाइम खाना चाहिए और बीच में बहुत भूख लगे तो स्नैक्स में कोई फ्रूट खा लें या थोड़े नट्स खा लें। अखरोट भिगो के 2 घंटे, बादाम भिगो के 4-5 घंटे, छिलका उतार के, दे आर वेरी गुड स्नैक्स। अभी इसी बात से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि वो किसने पूछा है कि फास्टिंग करना चाहिए नहीं करना? एब्सोल्युटली, फास्टिंग इज वेरी गुड, फास्टिंग इज वेरी गुड। फास्टिंग अभी जो मैंने बताया ना 7 बजे से लेके अगले दिन खा रहे हैं, तो आप 14 घंटे का फास्ट कर रहे हैं एक तरह से, एंड विच इज वेरी डूएबल एंड विच इज वेरी गुड। और बाकी 1 दिन का फास्ट करना है, 2 दिन का फास्ट करना है, एक्सीलेंट, गुड फॉर द बॉडी। पर अपनी वो सिचुएशन देख लीजिएगा कि किसको कोई कितनी क्या बीमारी है या दवाई खा रहे हैं उसके हिसाब से, एंड दैट इज वेयर दैट पर्सनल कंसल्टिंग यू कैन से दैट हेल्प्स। मैं जैसे लोगों की इसलिए करती हूँ क्योंकि स्पेसिफिक हर आदमी का अलग होता है। जनरली बोल दिया और आपने किया और गलती से आप थोड़ा डिजी हो गए, कोई आपके घर वाले आपको डांटेंगे, पता नहीं किसने क्या बता दिया और आपको परेशानी होगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको अगर पर्सनली मेरे से बात करनी है, आई विल बी मोर देन हैप्पी, नो फीस, but I will be very happy. Just you have to take time with me, and then I'll give you, and then you can discuss. I feel so excited and rejuvenated when I feel happy that my little bit of knowledge or learning is helping somebody. So I'll be happy to share. You are most welcome to join my Saturday workshops. You are most welcome to do personal consulting with me if you really wish to. जी बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। और जो लोग ज्यादातर पूछ रहे थे वो यही पूछ रहे थे कि आपसे वो संपर्क कर सकते हैं, और आपने जो आखिरी बात की तो उसमें ये बताया कि आपको तो प्रसन्नता होगी लोगों को गाइड करने में, उनको एडवाइस करने में। आप अनिल भैया आप शेयर कर दीजिएगा उनसे जो भी नंबर, वही लोग चाहते भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप को सुनने के बाद ये लग भी रहा है कि आप इतने एक्सीलेंट प्रोफेसर अध्यापक हैं इसलिए क्योंकि आपकी कक्षा इतनी अच्छी है, इतने लोगों को पार्टिसिपेशन भी हुआ और सब लोगों को आपने इन्वॉल्व भी किया। बहुत शुक्रिया। और हम ये चाहेंगे क्योंकि आपका मैं जो परिचय भी देख रहा था उसमें
जो अप्लाइड साइकोलॉजी है, तो उस तरह की भी जो मानसिक बीमारियां हैं उस संबंध में भी हम चाहेंगे कि आपके ज्ञान का बहुत बहुत जरूरी है अभी आज के दिन में ना, आप सबको, हम सभी को स्ट्रेस मैनेजमेंट, थोड़ी सी जानकारी अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, इनके बारे में भी होनी चाहिए, न्यूरो डिजेनरेटिव, क्योंकि आज के टाइम में हो रही है ना। तो वो पूरा एक सेशन में फिर वो अच्छे से सारा मैं डायग्राम से ब्रेन बताऊंगी। हाँ, बहुत हम लोग चाहेंगे भी। आज सरोजी तो नहीं है जो कि इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, इस समय शायद गाड़ी में है, वो ट्रेन में, और वहीं से वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम जो होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें कई बार कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं। जैसे अभी जब हम होलिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ अगर हम कहते हैं कि गौ माता है, और हम पातंजलि योग पीठ की तरफ से ये जो क्लास है वो भी पातंजलि योग पीठ की कक्षा है, जिसमें स्वामी रामदेव करवाते हैं, और वो स्वयं दूध भी पातंजलि का दूध भी आता है, और दूध हम सब लोग पीते भी हैं। और सब लोगों को, ज्यादातर लोगों को, खासतौर से जो वेजिटेरियन लोग हैं, उनको एक आदत भी होती है कि वो दूध पिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा भी अपनी पर्सनल स्टडीज से कि आपको एक बीमारी में उसका बेनिफिट भी हुआ, परंतु अंततः इन चीजों को भी हमको रिकंसाइल और रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसी कक्षा हो तो कोई ऐसी बात जिससे कि लोग जो उनकी जीवन शैली का एक अंग है, जो उनके लाइफस्टाइल का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, वो भी उसके बारे में भी विचार पूर्वक ही सब लोग अपना निर्णय करें। आपने बिल्कुल सही बात कही अनिल भैया, कि सब लोग, जो मैंने किया है वो मैंने शेयर किया नॉलेज, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट हियर टू कन्वर्ट एनीबॉडी। एंड मैं इसीलिए खासतौर से वेजिटेरियंस के दृष्टि से जानता हूँ कि ज्यादातर लोग, और फिर पातंजलि योग पीठ, और फिर जो योग की पद्धति, और फिर भारत की जो परंपरा है, उसमें दूध का भी बहुत महत्व। तो लेकिन मैं ये भी, आपने स्टैनफोर्ड स्टडी से पढ़ा और देखा, और आपने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद कन्विक्शन के साथ 3-4 साल बताया, तो दैट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो लेकिन हम दोनों चीजों को रिकंसाइल करें, समझें, और हमारे लिए क्या बेस्ट यूजफुल है। मुझे ये जो टिप्पणी मैंने की है वो इसीलिए की है कि जिससे कि दोनों तरफ की जो बात हम रखें, और अपने शरीर को देखते हुए, परंतु मोटे तौर पर जो हमारे शरीर के बारे में एक विजन होना चाहिए हमारे दिमाग में कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आप लोग अगर देख रहे होंगे जो उनकी स्लाइड्स थी, मैं सिर्फ एक शब्द से, जैसे ओवर कंजम्पशन ऑफ ऑयल, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप तेल बिल्कुल छोड़ दो, करेक्ट। तो लेकिन आप जब हम देखते हैं तो कई बार फिर लोग कहते हैं अरे उन्होंने तो ये कहा था, तो शायद हम कई बार ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो फिर हम उसका गलत। और भैया उसमें एक बात ने ऑयल की बात की, ओवर कंजम्पशन प्लस विच टाइप ऑफ ऑयल। जो हम रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं ना, ये वो नुकसान करते हैं। जैसे रामदेव जी हमारी तो कॉटेज है वहां पे, हम तो वहां पे रहते हैं, रामदेव जी से हम तो मिले हुए हैं, बालकृष्ण जी से मेरे हस्बैंड ने IT प्रोजेक्ट की, बिकॉज हम भी वेजिटेरियन ही है, सोचिए बचपन से, मतलब हमारी तो इतनी जनरेशन से, तो वी फुल्ली बिलीव इन दैट। एंड वहां पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है उनसे कि भाई दूध का, तो वो वही कहते हैं कि हम तो अपनी पालते हैं। स्वामी जी दूध पीते हैं गाय का, जो उनकी पलती है स्पेशली। मैंने कहा यार बाकी जनता तो वैसे पी रही है ना मशीन का दूध, तो देयर इज अ डिफरेंस। या तो लेकिन हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट है। जैसे आपने कहा कि तेल, तो कितना तेल, कौन सा तेल, गाय है तो कौन सी गाय, तो उसको सोच समझ कर ही हम अपने जीवन के बारे में इस्तेमाल करें। और इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूँ श्री दीपचंद पंज से, उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। उन्होंने आपको आमंत्रित किया, और हम चाहेंगे आगे भी आप की गाइडेंस जो है हमारे साथों को मिल सके। और आपके हस्बैंड भी बहुत प्रोमिनेंट डॉक्टर हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि वो भी हमारे बीच में आए। और हमारे बीच में से जो लोग इस विषय में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, वो आपकी सैटरडे की वर्कशॉप में जुड़े। अब भी हमने उसका नंबर भी सब लोगों के साथ साझा कर लेंगे। तो मैं इसी के साथ आपका पुनः बहुत आभार करता हूँ, और दीपचंद पंजी से कहता हूँ कि वो धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करा दें। जी थैंक यू। समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब कुछ थोड़ा सा, तो दीदी आपने जो है दीदी ने तो समय ये कम है,
उनको तो इतनी वर्कशॉप करनी होती है तो उनमें से भी ज्यादा समय भी उनके लिए कम पड़ेगा। हम सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी रही है जी। आज पूरी क्लास की फीलिंग आई, जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन इतनी हाईटेक क्लास तो नहीं होती थी उस टाइम पे। लेकिन ये अगर इनको समय हो तो हाँ, लेकिन इतना लगता था कि हम लोग जो है जब बायोलॉजी या कुछ पढ़ते थे तो वो पूरी फीलिंग आज आपसे प्रकट हुई एज ए टीचर। तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाई, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दयो बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय दीदी। हम सभी आपका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। मैं तो बेहद शुक्रगुजार हूँ, केवल एक बार के अनुरोध पर आप तैयार हो गए थे। और शनिवार की जो आपकी वर्कशॉप में अटेंड करता हूँ उसमें तो आप बिना रुके 3 घंटे तक लगातार आपका धारा प्रवाह इतनी रोचक जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तो समय बहुत कम था, फिर भी हमारा सुनने का और मन कर रहा था कभी इस प्रकार से आप हमें समय समय पर स्वास्थ्य लाभ से अपडेट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, यदि वो चाहे तो क्लिपिंग के लिए थोड़ा सा माइक ऑन करके सभी लोग तालियां और हंसी का एक वो कर लीजिए, थोड़ा सा तरीका वो हो जाता है एक्सरसाइज। तालियां डॉक्टर अलका जी के लिए भी है। थैंक यू थैंक यू। सभी लोग माइक बंद कर लीजिए। तो एक गहरा लंबा सांस भरेंगे और ओम का गुंजन। माइक सभी लोग बंद कर दीजिए प्लीज। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर आप इसी शांति का अनुभव करिए और दोनों हाथों को आपस में मिलाकर घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने शरीर पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। हरियाली नदी